संघ की सेना सूर्यवीर की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती है और यह नहीं चाहती कि जासूस उसकी लोकेशन लीक करें, जिससे असुर उस पर घात लगाकर हमला कर सके। इसलिए दाव संघ की बुजुर्ग परिषद को इस खबर को बताने का आदेश दिया गया था। दाव संघ की सेना और बुजुर्ग परिषद के अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति को फिलहाल इस मामले की जानकारी नहीं है। एल्डर फर्नीश्वर ने भावशून्य होकर कहा, अगर सूर्यवीर ने आज खुद को दुनिया के सामने जाहिर न किया होता तो उसका ठिकाना अब राज्य नहीं रहता, और मैं भी तुम्हें यह सब बताने की हिम्मत नहीं करता, वरना मुझे भी दाव संघ की बुजुर्ग परिषद द्वारा दंडित किया जाता। एल्डर फर्नीश्वर की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सूर्यवीर ने इतना चौंकाने वाला कारनामा कर दिखाया है। यह शख्स बेहद निडर था, जो अकेले ही पश्चिमी महाद्वीप में असुरों के गढ़ में घुस गया और उनके ही इलाके में इतने सारे शक्तिशाली असुरों का शिकार किया। सूर्यवीर के पास मौजूद अर्धचरण आदि शक्ति हथियारों की संख्या को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसने कितने असुरों को मौत के घाट उतारा होगा। सूर्यवीर की हरकतें साफ बता रही थीं कि असुरों के साथ उसकी कट्टर दुश्मनी है। भले ही वह असुरों के सामने आत्मसमर्पण करना चाहे, वे उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो फिर वह उनके साथ मिलीभगत कैसे कर सकता है? कोई आश्चर्य नहीं कि एल्डर फर्नीश्वर ने कहा था कि कोई भी असुरों के साथ मिल सकता है, लेकिन सूर्यवीर ऐसा कभी नहीं कर सकता। कोई भी यह मानने को तैयार नहीं होगा कि यह आरोप सच है। सूर्यवीर की मौजूदा उपलब्धियों को देखते हुए दाव संघ के एक एल्डर के रूप में मेरे लिए अभी उस पर कार्रवाई करना अनुचित है। अगर तुम लोग उससे निपटना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम खुद ही कोई रास्ता निकालो। एल्डर फर्नीश्वर ने सबकी ओर देखा और शांति से कहा, तुम लोग ये मान सकते हो कि मैंने आज ये बातें कभी कही ही नहीं, और तुम ये नाटक कर सकते हो कि तुम सूर्यवीर के कारनामों के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर तुम उस पर हमला करते हो तो इसे अपनी निजी दुश्मनी मानकर कर सकते हो, विशेष रूप से ठाकुर परिवार और जयपाल परिवार। तुम्हारी तो सूर्यवीर के साथ पुरानी दुश्मनी है, भले ही तुम दोनों परिवार मिलकर सूर्यवीर को मार डालो। दाव संघ इस बारे में शायद ही कुछ कहेगा। दाव संघ के एल्डर के रूप में उनके लिए सूर्यवीर की महान उपलब्धियों से पूरी तरह अनजान बनने का नाटक करना पूरी तरह से अनुचित था। हालांकि 5 प्रमुख संप्रदाय और 2 प्राचीन परिवार ठाकुर और जयपाल परिवार पूरी तरह से यह नाटक कर सकते थे कि वे कुछ नहीं जानते। आखिरकार अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा तो उन्हें वैसे भी पता नहीं चलेगा। अगर वे सूर्यवीर पर हमला करना चाहते हैं तो वे इसे केवल निजी रंजिश बता सकते हैं, खासकर ठाकुर और जयपाल परिवार। एल्डर फर्नीश्वर की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, एल्डर फर्नीश्वर, हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। इतना कहने के बाद वे दाव संघ के मुख्यालय में ज्यादा देर नहीं रुके, विदा ली और अपने अपने संप्रदायों के मुख्यालय लौट गए। युमेश शाही शहर में रत्न भंडार कंपनी में पिताजी ठाकुर परिवार के युवा मालिक, जयपाल परिवार के 9वें एल्डर, पशुपालन संप्रदाय के प्रमुख और वरुण प्रांत के अधिपति सबके सब दाव संघ के मुख्यालय गए हैं। आप उनके साथ क्यों नहीं गए? कुंवर ललित ने अपने पिता सेठ लालचंद से उलझन भरे भाव से पूछा। मैं वहां क्यों जाता? यह पचड़ा इतना आसान नहीं है कि इसमें कूदा जाए। सेठ लालचंद ने हंसते हुए कहा, हमारे रत्न भंडार संप्रदाय को बस अपना व्यापार करने पर ध्यान देना चाहिए, हमें इन रंजिशों और झगड़ों में ज्यादा नहीं उलझना चाहिए। पिताजी का क्या मतलब है? कुंवर ललित ने पूछा। वह अभी कुछ भ्रमित था। बेवकूफ, क्या तुम इतना भी नहीं समझ सकते? वे सब दाव संघ मुख्यालय गए और एक साथ इकट्ठा हुए, इसमें क्या भलाई हो सकती है? वे जरूर सूर्यवीर के खिलाफ साजिश रच रहे होंगे। सेठ लालचंद ने कुंवर ललित के सिर पर एक थप्पड़ मारा और चिढ़कर कहा, वे शायद चर्चा कर रहे हैं कि सूर्यवीर पर घात लगाकर हमला कैसे किया जाए और उसे कैसे मारा जाए। तो फिर पिताजी उनके साथ इसमें शामिल क्यों नहीं होते? कुंवर ललित ने पूछा। अभी भी कुछ हैरान था। तुमने मेरी बात अनसुनी कर दी। क्या मैंने अभी नहीं कहा कि हमारे रत्न भंडार संप्रदाय को केवल अपने काम से काम रखने की जरूरत है? इन गंदे मामलों में क्यों फंसना? सेठ लालचंद ने फिर से कुंवर ललित के सिर पर थप्पड़ मारा और कोसते हुए कहा, इसके अलावा क्या तुम्हें लगता है कि सूर्यवीर को मारना इतना आसान है? अगर वह इतना ही आसान होता तो वह दशकों पहले ही ठाकुर और जयपाल परिवारों के योद्धाओं के संयुक्त हमले में मर चुका होता। वह अब तक जिंदा कैसे रहता? उसकी ताकत अब दशकों पहले की तुलना में दर्जनों गुना अधिक है और अब उसके पास एक आदि खजाना भी है। शायद मैं और तुम्हारे पिता मिलकर भी उसे न हरा पाएं। सूर्यवीर को मारने के लिए तुम्हें 2-3 दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों की नहीं, बल्कि सैकड़ों अर्ध दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठाकुर और जयपाल परिवारों की ताकत के साथ उनके लिए 2 या 3 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को इकट्ठा करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, या फिर 100 अर्ध दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ भी। अगर हम पशुपालन संप्रदाय को भी शामिल कर लें तो यह और भी कम समस्या होनी चाहिए। अगर वे सेना में शामिल हो जाते हैं तो सूर्यवीर को मार गिराना मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? कुंवर ललित ने एक पल के लिए सोचा और कहा, अगर आप पिताजी इसमें शामिल हो जाएं तो क्या सूर्यवीर को हराने की संभावना 90% तक नहीं पहुंच जाएगी? जैसे ही कुंवर ललित ने बोलना खत्म किया, उसे सेठ लालचंद से सिर पर एक और थप्पड़ पड़ा। क्या तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है? सेठ लालचंद गुस्से में दहाड़े। क्या तुम्हें लगता है कि दाव संघ सिर्फ दिखावे के लिए है? सूर्यवीर कभी दाव संघ का दाव पुत्र था। क्या तुम्हें लगता है कि दाव संघ बस खड़ा रहेगा और देखेगा कि ठाकुर परिवार और जयपाल परिवार अपने दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को भेजकर सूर्यवीर को घेरकर मार डालें? कुंवर ललित को स्पष्ट रूप से अपने पिता की मार और फटकार की आदत थी और वह सेठ लालचंद की लगातार मार से ज्यादा नहीं डरता था। उसने फिर भी पूछा, पिताजी के अनुसार क्या इसका मतलब यह है कि मध्य महाद्वीप में कोई भी सूर्यवीर को नहीं मार सकता? ऐसा नहीं है कि उसे मारा नहीं जा सकता, बात यह है कि उसे मारना बहुत मुश्किल है। सेठ लालचंद ने चिढ़कर कहा, अगर ठाकुर परिवार और जयपाल परिवार दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को भेजते हैं तो दाव संघ निश्चित रूप से हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रहेगा। इसलिए अगर वे सूर्यवीर को मारना चाहते हैं तो वे उसे घेरने और मारने के लिए केवल दिव्य विकास लोक से नीचे के योद्धाओं का ही उपयोग कर सकते हैं। जहां तक दिव्य विकास लोक से ऊपर के विशेषज्ञों की बात है, दाव संघ को परवाह नहीं होगी अगर केवल एक व्यक्ति कार्रवाई करता है। यह व्यक्ति कौन है? यह सुनकर कुंवर ललित ने उत्सुकता से पूछा। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप। सेठ लालचंद ने कहा, केवल अगर ठाकुर वीरेंद्र प्रताप कदम उठाएगा तो दाव संघ हस्तक्षेप नहीं करेगा। आखिरकार पहली बात तो यह कि ठाकुर वीरेंद्र प्रताप और सूर्यवीर मार्शल आर्ट में हमूम माने जाते हैं, और दूसरी बात, दाव संघ के पास ठाकुर वीरेंद्र प्रताप और सूर्यवीर के बीच की दुश्मनी में दखल देने का कोई कारण नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से जब से ठाकुर वीरेंद्र प्रताप एकांतवास में गया है, उसके दिव्य विकास लोक में कदम रखने की कोई खबर नहीं आई है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि जब तक सूर्यवीर मध्य महाद्वीप में है, किसी के लिए भी उसका कुछ बिगाड़ना मुश्किल होगा। इस बिंदु पर सेठ लालचंद रुके, कुंवर ललित की ओर देखा और कहा, इन दोनों पक्षों में से मैं सूर्यवीर के पक्ष को लेकर अधिक आशावादी हूं, क्योंकि सूर्यवीर और महारानी रेणुका के बीच संबंध बहुत करीबी है। दिव्य पवन महल की ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। एक बार जब दिव्य पवन महल पूरी तरह से सूर्यवीर का समर्थन करता है तो वे दोनों जब वे सेना में शामिल होंगे, दाव संघ में एक अत्यंत शक्तिशाली ताकत बन जाएंगे। यहां तक कि हमारे रत्न भंडार संप्रदाय को भी शायद उनकी तुलना में ज्यादा फायदा नहीं होगा। एक बार जब सूर्यवीर या महारानी रेणुका में से कोई भी दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर लेता है तो वे पूरी तरह से हमारे रत्न भंडार संप्रदाय के बराबर हो जाएंगे। पिताजी, आपका इससे क्या मतलब है? यह सुनकर कुंवर ललित ने टटोलते हुए पूछा। मेरा मतलब है, अगर तुम्हें मौका मिले तो सूर्यवीर के बेटे से दोस्ती करने की कोशिश करो। उस लड़के की युद्ध कला प्रतिभा उसके पिता से भी ज्यादा भयानक है। एक बार जब वह ठीक से बड़ा हो जाएगा तो वह दाव संघ का एक अकल्पनीय स्तंभ बन जाएगा। अब उसे दोस्ती करना एक बहुत अच्छा निवेश है और तुम्हें भविष्य में निश्चित रूप से अच्छा रिटर्न मिलेगा। भले ही तुम उससे दोस्ती न कर सको, कोशिश करो कि उससे दुश्मनी न मोल लो, ताकि भविष्य की मुसीबत के बीज न बोए जाएं। समझे? सेठ लालचंद ने उसकी ओर देखा और चिढ़कर कहा, जी पिताजी, आपका बेटा आपकी शिक्षाओं का पालन करेगा। कुंवर ललित ने यह सुनकर सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। कुंवर ललित हमेशा अपने पिता की दूरदृष्टि का प्रशंसक रहा था। यह उनके पिता के नेतृत्व में ही था कि रत्न भंडार कंपनी वास्तव में फली फूली मध्य महाद्वीप के हर कोने में फैल गई, और अब उसने अपना कारोबार उत्तरी महाद्वीप की असुर जाति के क्षेत्र में भी फैला लिया था। क्योंकि उसके पिता ने उसे विराट से दुश्मनी न करने का निर्देश दिया था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा लग रहा था कि उसे माफी मांगने के लिए दिव्य पवन महल के मुख्यालय में विराट से मिलने का समय निकालने की जरूरत है। युमेश शाही शहर, शर्मा परिवार मुख्यालय। भैया जल्दी बताओ, दिन में अखाड़े में आखिर क्या हुआ था? जैसे ही शेखर शर्मा वापस आए, शिखा शर्मा झूले से कूद गई, दौड़कर पास गई और उनकी आस्तीन खींचने लगी। हालांकि उसने शर्मा परिवार के मुख्यालय के भीतर से अखाड़े में काफी हंगामा महसूस किया था, लेकिन दूरी इतनी अधिक थी कि वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी कि क्या हो रहा है। मैंने तुमसे कहा था कि प्रतियोगिता देखने आओ, लेकिन तुमने नहीं सुनी, अब पछता रही हो। शेखर शर्मा ने उसके सिर पर हल्का सा थपकी देते हुए कहा, उफ भैया, क्या आप बकवास करना बंद कर सकते हैं? शिखा शर्मा ने कुछ झुंझलाते हुए कहा। शिखा शर्मा की बातें सुनकर शेखर शर्मा को हंसी भी आई और झुंझलाहट भी।
उनके पास अपनी इस नटखट छोटी बहन से निपटने का वास्तव में कोई तरीका नहीं था। उसकी उम्मीद भरी नजरें देखकर शेखर शर्मा उसे और चिढ़ाने की हिम्मत नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने विस्तार से बताया कि दिन में युद्ध कला अखाड़े में क्या हुआ था। क्या? सूर्यवीर अचानक प्रकट हुआ और एल्डर फणीश्वर से लड़ने लगा। शेखर शर्मा की बातें सुनकर शिखा शर्मा की आंखें चमक उठी। उसने अफसोस के साथ कहा, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी भैया, और प्रतियोगिता देखने के लिए युद्ध कला अखाड़े में जाना चाहिए था। मैंने इतना शानदार तमाशा याद कर दिया। सूर्यवीर बनाम एल्डर फणीश्वर, बस दिव्य विकास लोक स्तर के दो विशेषज्ञों के बीच लड़ाई के बारे में सोचना ही यह सोचने के लिए काफी था कि यह कितना रोमांचक होगा। शिखा, अपनी जुबान संभालो। उसकी बातें सुनकर शेखर शर्मा ने जल्दी से कहा, तुम्हें एल्डर फणीश्वर के बारे में असभ्य तरीके से नहीं बोलना चाहिए और तुम्हें सीनियर सूर्यवीर जैसे नायक को उनके नाम से नहीं पुकारना चाहिए। आखिरकार एल्डर फणीश्वर एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ थे और दांव संघ की एल्डर परिषद के एक बुजुर्ग भी थे। अगर उनके प्रति अपमानजनक शब्द बोले गए और उनके कानों तक पहुंचे तो यह बहुत अनुचित होगा। ठीक है, मैं समझ गई। शिखा शर्मा ने यह सुनकर कुछ ऊबते हुए हाथ हिलाया। उसका भाई हर तरह से अच्छा था, सिवाय इसके कि वह कभी-कभी बहुत किताबी और पुराने जमाने का लगता था। युमेश शाही शहर, वरुण प्रांत का मुख्यालय लौटने के बाद अधिपति लोकेश को बेचैनी महसूस हुई। डर था कि सूर्यवीर किसी भी समय हिसाब बराबर करने आ जाएगा। उस जमाने में जब सूर्यवीर अभी भी आरोहण लोक के शिखर पर था, उसने वरुण प्रांत पर हमला किया था और प्रांत में सभी को बुरी तरह पीटा था। यहां तक कि वरुण प्रांत के महाबुजुर्ग जरनादन को भी सूर्यवीर ने बुरी तरह पीटा था। अब सूर्यवीर अर्ध दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर चुका है। उसकी ताकत पहले से कई गुना अधिक है। इसके अलावा सूर्यवीर के पास अब एक आधी लंबी तलवार वाला जादुई हथियार है। अगर सूर्यवीर उसे मारना चाहता तो वह एक तलवार के वार का भी सामना नहीं कर पाएगा। यह सोचकर कि कैसे वह बाहर कूदा था और दिन में विराट और महारानी रेणुका पर लगातार हमला किया था, अधिपति लोकेश कांपने से खुद को रोक नहीं सका। यहां तक कि वरुण प्रांत के स्वामी अधिपति लोकेश भी इतने आशंकित थे। अन्य लोग जैसे कि प्रथम एल्डर गंगाधर, द्वितीय एल्डर जगत और उनके जूनियर लक्ष्य ब्रजेश और जबिन और भी अधिक भयभीत महसूस कर रहे थे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि दशकों तक अचानक गायब रहने के बाद सूर्यवीर इतनी शक्तिशाली उपस्थिति के साथ फिर से प्रकट होगा। यहां तक कि एल्डर फणीश्वर जैसे शक्तिशाली विशेषज्ञ, एक दिव्य विकास लोक कल्टीवेटर का एक हाथ सूर्यवीर ने काट दिया था और बाद में उन्होंने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि मुआवजे के रूप में सूर्यवीर को 10 अरब नौवियों रैंक के आध्यात्मिक पत्थर भी देने पड़े। तो फिर उनकी क्या बिसात? वे तो महज चींटियां हैं। सूर्यवीर के लिए उन्हें मारना एक चींटी को कुचलने से अलग नहीं था। वरुण प्रांत के लोग अपनी हरकतों पर पछतावे के बिना नहीं रह सके। अगर उन्हें पता होता कि सूर्यवीर की ताकत इतनी भयानक हो गई है तो उन्हें इन सभी वर्षों में दिव्य पवन महल को उकसाना नहीं चाहिए था और निश्चित रूप से उन्हें उसके बेटे विराट से निपटने के लिए इतनी हद तक नहीं जाना चाहिए था। युमेश शाही शहर, दांव संघ मुख्यालय। एल्डर फणीश्वर ने अपने कटे हुए दाहिने हाथ को देखा। उनकी नजरें गंभीर हो गईं। उनके दाहिने हाथ को फिर से उगने में कम से कम 1 साल का समय लगेगा। दिव्य विकास लोक स्तर पर भौतिक शरीर की जीवन शक्ति एक अर्जित जीवन से पूरी तरह अलग होती है। एक अर्जित जीवन, यदि भौतिक शरीर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उपचार दवा के माध्यम से आसानी से ठीक हो सकता है, लेकिन एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के लिए रिकवरी कहीं अधिक कठिन है। प्राकृतिक खजाने जो दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ को भी लाभ पहुंचा सकते हैं, वे बेहद दुर्लभ हैं। अक्सर आदि स्तर के खजाने होते हैं और पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में आदि स्तर के खजाने अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ हैं। इस बार न केवल उनका भौतिक शरीर क्षतिग्रस्त हुआ, बल्कि उन्होंने अपना सारा सम्मान भी खो दिया। उनके और सूर्यवीर के बीच की दुश्मनी अब बहुत बड़ी थी। दांव संघ की एल्डर परिषद के एक बुजुर्ग के रूप में हालांकि वह खुले तौर पर सूर्यवीर के साथ कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके पास पर्दे के पीछे से उससे निपटने के अनगिनत तरीके थे। खासकर जब से सूर्यवीर का बेटा विराट दांव संघ में शामिल हो गया था और उसका दांव पुत्र बन गया था, भविष्य में उससे निपटने के बहुत सारे तरीके थे। सूर्यवीर का आज का यह कर्ज किसी भी कीमत पर आसानी से नहीं निपटाया जा सकता था। युमेश शाही शहर में ठाकुर परिवार के निवास में ठाकुर विक्रम सिंह ने युमेश शाही शहर में सूर्यवीर की उपस्थिति और दिन की घटनाओं की खबर ठाकुर परिवार को वापस भेज दी। उन्हें यकीन था कि एक बार यह खबर ठाकुर परिवार तक पहुंचेगी तो यह पूरे परिवार में एक बड़ा हंगामा खड़ा कर देगी। ठाकुर परिवार और सूर्यवीर के बीच पुरानी शिकायतों को देखते हुए ठाकुर परिवार निश्चित रूप से सूर्यवीर को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। वर्षों पहले ठाकुर परिवार को सूर्यवीर को कम आंकने का खामियाजा भुगतना पड़ा था। उस पर घात लगाकर हमला करने के उनके प्रयास के दौरान सूर्यवीर ने उनके कई शीर्ष आरोहण लोक विशेषज्ञों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था और यहां तक कि अपने ही 5 शीर्ष आरोहण लोक विशेषज्ञों को मार डाला था। इस बार ठाकुर विक्रम सिंह का मानना था कि उनका परिवार वही गलती नहीं दोहराएगा। यदि परिवार फिर से सूर्यवीर से निपटने का फैसला करता है तो इस बार वे पूरी ताकत लगा देंगे और सूर्यवीर को कोई मौका नहीं देंगे। सूर्यवीर, बस इंतजार कर। ठाकुर विक्रम सिंह की आंखों में एक जानलेवा ठंडक चमक उठी। दिन में सूर्यवीर ने सार्वजनिक रूप से उसे थप्पड़ मारा था, जिससे वह जमीन पर गिर गया था, मुंह के बल गिरा था और पूरी तरह से अपमानित हुआ था। ठाकुर परिवार के एक लाडले युवा मालिक ठाकुर विक्रम सिंह के लिए यह एक असहनीय अपमान था। उसने अपने जीवन में कभी इतना बड़ा अपमान नहीं सहा था, जिससे सूर्यवीर के लिए उसकी नफरत उसकी हड्डियों में गहरी हो गई थी। इसलिए इस बार उसने सूर्यवीर से निपटने की योजना को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब ठाकुर परिवार को ठाकुर विक्रम सिंह का संदेश मिला तो वास्तव में पूरे परिवार में भारी हंगामा मच गया। ठाकुर परिवार के परिषद हॉल में बड़ी संख्या में ठाकुर परिवार के बुजुर्ग इकट्ठा हुए। हॉल के केंद्र में ऊंचे स्थान पर बैठे थे एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति, ठाकुर विक्रमादित्य, ठाकुर परिवार के वर्तमान मुखिया। ठाकुर विक्रमादित्य के दोनों ओर कई बुजुर्ग बैठे थे, जिनमें से सबसे निचले स्तर के लोग भी कम से कम अर्ध दिव्य विकास लोक में थे और वहां 10 से अधिक सच्चे दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ भी थे। सूर्यवीर ने मेरे ठाकुर परिवार का बहुत अपमान किया है। इस बार हम उसे बिल्कुल भी आसानी से नहीं जाने दे सकते, एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने भारी आवाज में कहा। इस सफेद बालों वाले बुजुर्ग का नाम एल्डर कुलदीप था और उनके अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभा को देखते हुए वह स्पष्ट रूप से एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ थे। बात यह नहीं है कि हम उसे आसानी से जाने नहीं दे सकते, बल्कि यह है कि हमें उसे मारना ही होगा। एक ठंडे चेहरे वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने तीखेपन से कहा। सूर्यवीर ने बार-बार मेरे ठाकुर परिवार का अपमान किया है। अगर हम उसे नहीं मारते तो मेरे ठाकुर परिवार के पास दांव संघ में खड़े होने, मानव जाति के बीच खड़े होने के लिए क्या मुंह रह जाएगा। इस ठंडे चेहरे वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का नाम ठाकुर गजराज था, जो ठाकुर विजय और ठाकुर विक्रमजीत के पिता थे। ये जानकर कि उनके बेटे ठाकुर विक्रमजीत को सूर्यवीर के बेटे ने मार डाला है, ठाकुर गजराज अत्यधिक क्रोध से भर गए थे। वह अब एक अर्ध दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ थे और संतान होना कोई आसान काम नहीं था। ठाकुर विजय और ठाकुर विक्रमजीत उनके दो सबसे उत्कृष्ट वंशज थे, फिर भी उनमें से एक को सूर्यवीर के बेटे ने मार डाला था। ठाकुर गजराज क्रोधित कैसे न होते? वह बस इतना चाहते थे कि वहां जाएं और अपनी नफरत को बाहर निकालने के लिए सूर्यवीर और उसके बेटे को मार डालें, लेकिन वह जानते थे कि अपनी ताकत के साथ वह सूर्यवीर का मुकाबला नहीं कर सकते। यदि वह उतावलेपन में बदला लेने गए तो वह केवल खुद को सूर्यवीर की मौत के घाट उतार रहे होंगे। इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। ठाकुर परिवार के मुखिया ठाकुर विक्रमादित्य ने एक पल के विचार के बाद कहा, इस मामले में विचार करने के लिए क्या है? यदि हमारा ठाकुर परिवार सूर्यवीर द्वारा इतना अपमानित किया जाता है और हम बस अपना गुस्सा पी जाते हैं और बदला लेने की हिम्मत नहीं करते हैं, तो भविष्य में क्या हर कोई हमारे ठाकुर परिवार को रौंदने की हिम्मत नहीं करेगा? ठाकुर गजराज ने गुस्से में कहा। उनकी आंखें लाल थीं। ठाकुर गजराज, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सूर्यवीर को मारना नहीं चाहता? लेकिन अगर सूर्यवीर को मारना उतना आसान होता जितना तुम सोचते हो तो वह दशकों पहले मर चुका होता और अब जिंदा नहीं होता। ठाकुर विक्रमादित्य ने ठाकुर गजराज की ओर देखा और ठंडेपन से कहा, हमारा विशाल ठाकुर परिवार शक्तिशाली विशेषज्ञों से भरा है। क्या तुम्हें लगता है कि हम सूर्यवीर से निपट नहीं सकते? ठाकुर गजराज ने गुस्से में कहा, मुझे विश्वास नहीं है कि सूर्यवीर इतना मजबूत है। अगर हम 4 या 5 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को भेजते हैं तो उसके पास जीवित रहने का कोई मौका नहीं होगा। है, तुम इसे इतना आसान बना रहे हो। अगर हम दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को भेज सकते तो जयपाल परिवार के मुखिया ने दशकों पहले सूर्यवीर की जान ले ली होती। हमें अब तक इंतजार क्यों करना पड़ता? ठाकुर विक्रमादित्य ने उपहास किया। यदि हम दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को भेजते हैं तो क्या तुम उस बूढ़े कमीने उपाध्यक्ष दिवाकर को रोकने जा रहे हो? सूर्यवीर अकेला नहीं है, उसके पीछे पूरा दांव संघ खड़ा है, विशेष रूप से दांव संघ का युद्ध समर्थक गुट जो सूर्यवीर के कट्टर सहयोगी हैं।
अगर यह तथ्य नहीं होता कि सूर्यवीर और मीरा से जुड़ा मामला दांव संघ के लिए खुले तौर पर हस्तक्षेप करने के लिए बहुत जटिल था, तो क्या ठाकुर और जयपाल परिवार सूर्यवीर को घेरने और मारने के लिए मार्शल कलाकारों को भेजने की हिम्मत करते? क्या उन्हें वास्तव में लगा कि दांव संघ में वे युद्ध प्रेमी पागल सिर्फ दिखावे के लिए थे? ठाकुर विक्रमादित्य की बातें सुनकर ठाकुर गजराज एक पल के लिए अवाक रह गए। उपाध्यक्ष दिवाकर पूरे दांव संघ और पूरी मानव जाति के बीच लगभग सर्वोच्च पद पर थे और उनकी ताकत पूरी मानव जाति की युद्ध शक्ति में शीर्ष कुछ में से थी। किसके पास क्षमता थी और किसके पास साहस था उपाध्यक्ष दिवाकर को रोकने का? क्या हम ठाकुर परिवार बस खड़े होकर देखते रहेंगे कि सूर्यवीर हमें बार बार सताता है और हम जरा सा भी बदला लेने की हिम्मत नहीं करते? ठाकुर गजराज ने अनिच्छा से कहा। बिल्कुल नहीं, सूर्यवीर को मरना ही होगा, ठाकुर विक्रमादित्य ने शांति से कहा। लेकिन सूर्यवीर बहुत शक्तिशाली है और अब उसके पास एक आदि खजाना है जिसे उसे मारना दशकों पहले की तुलना में और भी मुश्किल हो गया है। इसलिए इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। यह सुनकर ठाकुर गजराज का चेहरा खुशी से चमक उठा और उन्होंने जल्दी से पूछा, क्या परिवार के मुखिया के पास पहले से कोई योजना है? हाँ, मेरे पास कुछ प्रारंभिक योजनाएं हैं। इस बार सूर्यवीर को घेरने और मारने के लिए हमें कम से कम 100 अर्ध दिव्य विकास लोक कल्टीवेटर्स को जुटाने की जरूरत है। सुरक्षित रहने के लिए 200 अर्ध दिव्य विकास लोक कल्टीवेटर्स को जुटाना सबसे अच्छा होगा, ठाकुर विक्रमादित्य ने धीरे से कहा। इसके अलावा हमारा ठाकुर परिवार इस मामले में अकेले कार्य नहीं कर सकता, हमें जयपाल परिवार को भी शामिल करना चाहिए। भले ही हम अंततः सूर्यवीर को मारने में सफल हो जाएं, लड़ाई के दौरान अनिवार्य रूप से गंभीर नुकसान होगा। यह नुकसान अकेले हमारे ठाकुर परिवार द्वारा नहीं उठाया जा सकता है। मुखिया के शब्द वास्तव में विवेकपूर्ण है। सफेद बालों वाले बुजुर्ग एल्डर कुलदीप ने सहमति में सिर हिलाया। जयपाल परिवार के मुखिया उस समय अपनी बेटी की रक्षा करने में विफल रहे, जिससे हमारे दोनों परिवारों के बीच का विवाह समझौता टूट गया। जयपाल परिवार को परिणाम भुगतने होंगे। तो ठीक है, चर्चा करते हैं कि इस बार सूर्यवीर पर घात लगाने के लिए किन शाखाओं को लोगों को भेजना चाहिए। ठाकुर विक्रमादित्य ने सिर हिलाया और कहा, ठाकुर परिवार एक प्राचीन परिवार है जिसका इतिहास करोड़ों वर्षों का है, जिसकी जड़ें अविश्वसनीय रूप से गहरी हैं। इसी तरह ठाकुर परिवार भी कई शाखाओं में बंटा हुआ है। जैसे ही ठाकुर विक्रमादित्य ने यह कहा, पूरा परिषद हॉल शांत हो गया। सूर्यवीर पर घात लगाने के लिए लोगों को भेजना एक ऐसा काम है जिसमें कोई आभार नहीं मिलता और अगर चीजें गलत हो जाती हैं तो मौत का खतरा होता है। बहुत कम लोग ऐसा काम करने के इच्छुक होते हैं। आखिरकार अर्ध दिव्य विकास लोक तक पहुंचना किसी के लिए भी आसान नहीं है और कोई भी मरना नहीं चाहता। यह प्रस्ताव आपकी मुख्य शाखा द्वारा रखा गया था, तो स्वाभाविक रूप से मुख्य शाखा को ही लोग भेजने चाहिए। इसी समय भूरे रंग के कपड़ों में एक बूढ़े व्यक्ति ने बात की। सातवें एल्डर, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? इसमें हमारे ठाकुर परिवार का साझा सम्मान और अपमान शामिल है। यह हमारी मुख्य शाखा का मामला कैसे कहा जा सकता है? झुर्रियों वाले चेहरे वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत प्रतिवाद किया। गुस्से में कहा, यदि सूर्यवीर को मारने का पूरा प्रयास उनकी मुख्य शाखा से होता और ऑपरेशन के दौरान महत्वपूर्ण नुकसान होता तो उनकी ताकत बहुत कम हो जाती और ठाकुर परिवार के भीतर उनकी स्थिति खतरे में पड़ सकती थी। संभावित रूप से अन्य शाखाओं द्वारा प्रतिस्थापित की जा सकती थी। हमारी शाखा ने दशकों पहले सूर्यवीर पर हमले के दौरान 5 शीर्ष आरोहण लोक विशेषज्ञों को दिया था। वह एक बहुत बड़ा नुकसान था, इसलिए इस बार हमारी शाखा भाग नहीं लेगी। हमारी शाखा के पास हाल ही में बहुत सारे मिशन हैं और हम किसी भी जनशक्ति को नहीं छोड़ सकते। हमारी शाखा के पास बड़ी संख्या में योद्धा हैं जिन्हें दांव संघ द्वारा मध्य महाद्वीप की पश्चिमी सीमा पर भेजा गया है। इसलिए इस बार हम भाग लेने के इच्छुक हैं लेकिन असमर्थ हैं। एक पल के लिए पूरा परिषद हॉल बहस में डूब गया। कोई भी शाखा सूर्यवीर से निपटने के लिए किसी को भेजने को तैयार नहीं थी। दशकों पहले सूर्यवीर पर हुए हमले ने पहले ही साबित कर दिया था कि उसे मारना कितना मुश्किल था। उल्लेख नहीं है कि सूर्यवीर अब अर्ध दिव्य विकास लोक में पहुंच गया था और उसके पास एक आधी लंबी तलवार जादुई हथियार भी था। सूर्यवीर को मारने के लिए सच्चे दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को तैनात किए बिना केवल अर्ध दिव्य विकास लोक योद्धाओं पर भरोसा करने से अनगिनत मौतें होंगी और कोई भी तोप का चारा नहीं बनना चाहता था। इसके अलावा इनमें से कोई भी उच्च श्रेणी का ठाकुर परिवार का योद्धा साधारण नहीं था। वे सभी अनुभवी दिग्गज थे। ठाकुर विक्रम सिंह का संदेश वापस आने के बाद उन सभी ने अन्य चैनलों के माध्यम से दिन के समय की घटनाओं के बारे में अधिक जानकारी मांगी। जब उन्हें पता चला कि एल्डर फनीश्वर ने भी सूर्यवीर की तलवार से घायल होने के बाद एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की, तो उन्हें आभास हुआ कि यह मामला सतह पर दिखने वाले मामले से कहीं अधिक जटिल था और इसके पीछे कुछ और भी होना चाहिए। वरना एल्डर फनीश्वर कौन थे? वह एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ थे और दांव संघ एल्डर परिषद के एक उच्च रैंकिंग एल्डर थे। सार्वजनिक रूप से सूर्यवीर की तलवार से घायल होना, फिर भी न केवल हमले का आदेश देने से बचना, बल्कि सूर्यवीर के दबाव में उसे 10 अरब 9वीं रैंक के आध्यात्मिक पत्थर भी देना। वे बस यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि इसके पीछे कोई गड़बड़ नहीं चल रही है। इसके अलावा उन्हें पता चला कि महारानी रेणुका, जिनका सूर्यवीर के साथ बहुत करीबी रिश्ता था, ने भी अर्ध दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर लिया था और उनके पास भी एक आधी लंबी तलवार जादुई हथियार था। महारानी रेणुका के अलावा दिव्य पवन महल में वर्तमान में युमेश शाही शहर में 11 अन्य अर्ध दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ थे। यदि वे वहां पहुंचकर सूर्यवीर पर घात लगाते तो महारानी रेणुका और सूर्यवीर के बीच के रिश्ते को देखते हुए क्या वह चुपचाप खड़ी रहती और सूर्यवीर को घेरते और मारे जाते देखती? यह स्पष्ट रूप से असंभव था। उस समय महारानी रेणुका और दिव्य पवन महल के अन्य विशेषज्ञ अनिवार्य रूप से लड़ाई में शामिल हो जाएंगे। तब ये केवल सूर्यवीर पर घात लगाना नहीं होगा, बल्कि आधी लंबी तलवार जादुई हथियारों वाले 2 शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञों के साथ एक साथ टकराव होगा। ठाकुर परिवार करोड़ों वर्षों के इतिहास वाले एक प्राचीन परिवार के रूप में कई आदि जादुई हथियारों का भी मालिक था, लेकिन ये हथियार या तो उन दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के हाथों में थे या ठाकुर परिवार की पैतृक भूमि के भीतर। ठाकुर परिवार का कौन सा दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ अपने आदि जादुई खजाने को सूर्यवीर के खिलाफ उपयोग करने के लिए अर्ध दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ को सौंपने को तैयार होगा? उनमें से किसी ने भी ऐसा जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। आदि जादुई खजाने बेहद दुर्लभ थे और अगर वे किसी और द्वारा चुरा लिए जाते तो यह उनके लिए एक अस्वीकार्य नुकसान होगा। जहां तक पैतृक विरासत भूमि में आदि जादुई खजानों की बात है, वे कुछ ऐसे नहीं थे जिन्हें ठाकुर परिवार के योद्धा बस ले सकते थे। एक ठाकुर परिवार के शिष्य को प्रशिक्षण के लिए पैतृक विरासत भूमि में प्रवेश करना पड़ता था, उसके विभिन्न परीक्षणों को पास करना पड़ता था और भाग्य के एक झटके के माध्यम से उन आदि जादुई खजानों द्वारा चुना जाना पड़ता था जो तब स्वेच्छा से उन्हें अपने स्वामी के रूप में पहचानते थे। अन्यथा ठाकुर परिवार का मुखिया भी पैतृक विरासत भूमि से जबरन आदि जादुई खजाने नहीं ले सकता था। यह इन्हीं कारणों से था कि कोई भी सूर्यवीर का सामना करने को तैयार नहीं था। कुछ समय के लिए परिषद हॉल में प्रत्येक शाखा के बुजुर्ग गर्मा-गर्म बहस कर रहे थे, जिससे ठाकुर विक्रमादित्य को बहुत निराशा हुई। जब हर कोई गर्मा-गर्म बहस कर रहा था, तभी ठाकुर परिवार की पैतृक विरासत भूमि की दिशा से अचानक एक शक्तिशाली आभा प्रकट हुई। इस भारी आभा को महसूस करते हुए हर कोई उस दिशा में देखने के लिए मुड़ा। उसी क्षण पैतृक विरासत भूमि के प्रवेश द्वार की रक्षा कर रहा एक ठाकुर परिवार का योद्धा उत्साह से परिषद हॉल में घुस आया और ठाकुर परिवार के मुखिया ठाकुर विक्रमादित्य को सूचना दी। परिवार के मुखिया युवा मालिक ठाकुर वीरेंद्र प्रताप पैतृक विरासत भूमि से बाहर आ गए हैं। क्या वीरेंद्र एकांतवास से बाहर आ गया है? यह सुनकर ठाकुर विक्रमादित्य तुरंत उत्साह में अपने पैरों पर खड़े हो गए। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप ने एकांतवास के लिए पैतृक विरासत भूमि में प्रवेश करने से पहले कसम खाई थी कि जब तक वह दिव्य विकास लोक में नहीं पहुंच जाते तब तक वह नहीं निकलेंगे। अब जब ठाकुर वीरेंद्र प्रताप बाहर आ गए थे तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने पहले ही दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर लिया था? पैतृक विरासत भूमि की दिशा से अभी दिखाई दी शक्तिशाली आभा के साथ स्पष्ट रूप से एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ का भयानक दबाव। यह स्पष्ट था कि ठाकुर वीरेंद्र प्रताप ने दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर लिया था और पैतृक विरासत भूमि से बाहर आ गए थे। ठाकुर विक्रमादित्य इतने उत्साहित थे कि उन्होंने मुख्य हॉल में अन्य बुजुर्गों की परवाह नहीं की, तुरंत परिषद हॉल से गायब हो गए और पैतृक विरासत भूमि की ओर उड़ गए। परिषद हॉल में अन्य बुजुर्ग खबर सुनकर समान रूप से उत्साहित थे। यदि ठाकुर वीरेंद्र प्रताप दिव्य विकास लोक में पहुंच गए तो उनके ठाकुर परिवार को अनिवार्य रूप से एक और शक्तिशाली दिव्य विकास लोक योद्धा मिल जाएगा। इसके अलावा ठाकुर वीरेंद्र प्रताप के एकांतवास से बाहर आने के साथ उन्हें सूर्यवीर से निपटने की आवश्यकता नहीं होगी। दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों में उपाध्यक्ष दिवाकर ठाकुर
वीरेंद्र प्रताप को छोड़कर किसी को भी सूर्यवीर पर हमला करने से नहीं रोकेंगे। आखिरकार ठाकुर वीरेंद्र प्रताप और सूर्यवीर के बीच का संघर्ष एक वास्तविक व्यक्तिगत रंजिश थी, जिसमें उपाध्यक्ष दिवाकर को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ठाकुर वीरेंद्र प्रताप और सूर्यवीर एक ही पीढ़ी के थे, इसलिए ठाकुर वीरेंद्र प्रताप का सूर्यवीर पर हमला करना कमजोर को सताना नहीं माना जाएगा। एक पल में हॉल में मौजूद बुजुर्ग भी परिषद हॉल छोड़कर पैतृक विरासत भूमि के प्रवेश द्वार की ओर उड़ गए। ठाकुर परिवार की पैतृक विरासत भूमि का प्रवेश द्वार। एक ठंडा और कठोर चेहरे वाला युवक धीरे धीरे बाहर निकला। सूर्यवीर, अब हमारा हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। ठंडे चेहरे वाले युवक ने आकाश की ओर देखते हुए कहा। यह ठंडे चेहरे वाला युवक कोई और नहीं बल्कि ठाकुर वीरेंद्र प्रताप था, ठाकुर परिवार का नंबर 1 प्रतिभावान और पूर्व युवा मालिक। वर्षों पहले वह अपनी लड़ाई में सूर्यवीर से हार गया था। ठाकुर परिवार में लौटने के बाद उसने स्वेच्छा से युवा मालिक के रूप में अपना पद त्याग दिया और पैतृक विरासत भूमि में एकांतवास में चला गया, यह कसम खाते हुए कि जब तक वह दिव्य विकास लोक में नहीं पहुंच जाता तब तक वह नहीं छोड़ेगा। अब वह आखिरकार दिव्य विकास लोक में पहुंच गया था और पैतृक विरासत भूमि से बाहर आ गया था। ठाकुर परिवार की पैतृक भूमि के भीतर उसने न केवल दिव्य विकास लोक में प्रवेश किया, बल्कि पैतृक भूमि के कई परीक्षणों को पास करने के बाद 2 बड़े अवसर प्राप्त किए और 2 आदि जादुई हथियारों की सक्रिय मान्यता अपने स्वामी के रूप में प्राप्त की। इन आदि जादुई हथियारों में से एक आक्रामक प्रकार का है, एक लंबी तलवार, जबकि दूसरा उड़ने वाला प्रकार है। अब दिव्य विकास लोक में पहुंचने और 2 आदि जादुई हथियारों के होने के बाद सूर्यवीर संभवतः उससे कैसे मुकाबला कर सकता है? अब बस सूर्यवीर के ठिकाने का पता लगाने की जरूरत है। यह उसके बदला लेने का समय होगा। जब ठाकुर वीरेंद्र प्रताप इस पर विचार कर रहे थे, तभी एक आकृति चमकी और उनके सामने प्रकट हुई। यह ठाकुर विक्रमादित्य थे, ठाकुर परिवार के मुखिया। वीरेंद्र, तुम आखिरकार एकांतवास से बाहर आ गए। हा हा हा, अच्छा, बहुत अच्छा। तुम वास्तव में मेरे बेटे ठाकुर विक्रमादित्य के बेटे कहलाने के लायक हो। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप से निकलने वाली एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ की अतुलनीय शक्तिशाली आभा को देखकर ठाकुर विक्रमादित्य खुशी से जोर से हंसे। ठाकुर विक्रमादित्य के आगमन के साथ ठाकुर परिवार के अन्य बुजुर्ग भी पैतृक भूमि के प्रवेश द्वार पर आ गए। जब बुजुर्गों ने ठाकुर वीरेंद्र प्रताप को वास्तव में दिव्य विकास लोक में प्रवेश करते देखा, तो वे सभी उन्हें बधाई देने के लिए आगे बढ़े। युवा मालिक वीरेंद्र प्रताप, बधाई हो। युवा मालिक वीरेंद्र प्रताप, आप वास्तव में हमारे ठाकुर परिवार के नंबर 1 प्रतिभाशाली कहलाने के लायक हैं। आपने 1000 साल से भी कम समय तक साधना की है और पहले ही दिव्य विकास लोक में पहुंच गए हैं। हाँ, देखते हैं कि वह बदमाश सूर्यवीर अब युवा मालिक वीरेंद्र प्रताप का मुकाबला कैसे कर सकता है। युवा मालिक वीरेंद्र प्रताप, मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। सूर्यवीर फिर से प्रकट हो गया है। पिछली बधाइयों के बावजूद ठाकुर वीरेंद्र प्रताप का चेहरा शांत रहा, लेकिन आखिरी वाक्य सुनते ही उनका चेहरा तुरंत बदल गया और उन्होंने ठाकुर गजराज को पकड़ लिया। तुमने अभी क्या कहा? सूर्यवीर फिर से प्रकट हो गया है, वह कहाँ है? ठाकुर वीरेंद्र प्रताप ने ठंडेपन से पूछा, ठाकुर गजराज को घूरते हुए। युमेश शाही शहर में। ठाकुर गजराज ने जल्दी से कहा। सूर्यवीर आज दिन के समय युमेश शाही शहर में दिखाई दिया और उसका बेटा विराट मीरा के साथ उसका बेटा भी वहां था। ठाकुर गजराज की बातें सुनकर ठाकुर वीरेंद्र प्रताप से अचानक एक भयानक आभा फूट पड़ी। उनका चेहरा गुस्से में विकृत हो गया, क्योंकि उन्होंने आकाश की ओर दहाड़ लगाई। सूर्यवीर, मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें मारने तक चैन से नहीं बैठूंगा। इसके साथ ठाकुर वीरेंद्र प्रताप ने ठाकुर गजराज को धक्का दे दिया। अपने गुस्से में ठाकुर वीरेंद्र प्रताप द्वारा धक्का दिए जाने पर ठाकुर गजराज का शरीर तोप के गोले की तरह दसियों हजार मील पीछे उड़ गया। एक पहाड़ से टकराया और एक कान फोड़ने वाली दहाड़ के साथ पहाड़ को धूल में मिला दिया। खांस खांस, ठाकुर गजराज के मुंह से खून बह निकला, क्योंकि वह अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप के धक्के ने उन्हें लगभग मार ही डाला था। एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ की ताकत वास्तव में भयानक थी। यह केवल इसलिए था क्योंकि ठाकुर वीरेंद्र प्रताप का इरादा उन्हें मारने का नहीं था, अन्यथा उनका पूरा शरीर उस धक्के के साथ खून और झाग के बादल में विस्फोट हो जाता और उनके अवशेषों का कोई निशान नहीं बचता। ठाकुर गजराज की बातें सुनने के बाद ठाकुर वीरेंद्र प्रताप तुरंत आकाश में चमक उठे। वह तूफानी हवाओं से बाहर उड़ गए और ब्रह्मांडीय शून्य में चले गए। एक उड़ने वाले आदि जादुई हथियार को बुलाया और युमेश शाही शहर की ओर बढ़ चले। एक पल में ठाकुर वीरेंद्र प्रताप अकल्पनीय गति के साथ प्रकाश की एक लकीर में बदल गए, ब्रह्मांडीय शून्य को पार करते हुए। ठाकुर परिवार की पैतृक भूमि के प्रवेश द्वार पर ठाकुर विक्रमादित्य और अन्य लोग इस दृश्य से आश्चर्यचकित थे। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप ने वास्तव में पैतृक भूमि के भीतर इतना उच्च श्रेणी का आदि जादुई हथियार प्राप्त कर लिया था। यह वास्तव में उनकी उम्मीदों से परे था। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप की यात्रा की गति को देखते हुए इस उड़ने वाले आदि जादुई हथियार की वृद्धि के साथ वह एक दिन में कम से कम 1 खरब मील की यात्रा कर सकते थे। एक दिन में 1 खरब मील, इसका क्या मतलब है? यह एक ही दिन में युमेश राजवंश के पूरे विशाल क्षेत्र को पार करने के बराबर है। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप की गति से उन्हें ठाकुर परिवार से युमेश शाही शहर तक जाने में लगभग 1 महीने का समय लगेगा। ठाकुर परिवार मध्य महाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। युमेश शाही शहर से लगभग 30 पद्म मील दूर। विभिन्न संप्रदायों और ताकतों के बीच ठाकुर परिवार को युमेश शाही शहर के अपेक्षाकृत करीब माना जाता है। बेशक यह अपेक्षाकृत करीब सापेक्ष है। यहाँ तक कि पूरी गति से उड़ने वाले एक शीर्ष आरोहण लोक मार्शल कलाकार की गति से भी 30 पद्म मील को कवर करने में लगभग 10 साल लगेंगे। ठाकुर परिवार के पास युमेश शाही शहर की ओर जाने वाला एक स्थानिक मार्ग भी है। हालांकि इस मार्ग का उपयोग केवल दिव्य विकास लोक से नीचे के मार्शल कलाकार ही कर सकते हैं। अब जब ठाकुर वीरेंद्र प्रताप दिव्य विकास लोक में पहुंच गए हैं, तो वह स्थानिक मार्ग के माध्यम से युमेश शाही शहर की यात्रा नहीं कर सकते हैं और उन्हें हवाई मार्ग से यात्रा करनी होगी। अब जब युवा मालिक वीरेंद्र प्रताप ने कार्रवाई की है, तो ऐसा लगता है कि हमें सूर्यवीर से निपटने की आवश्यकता नहीं होगी। सफेद बालों वाले बुजुर्ग एल्डर कुलदीप मुस्कुराए जब उन्होंने ठाकुर वीरेंद्र प्रताप की गायब होती आकृति को देखा। ठाकुर विक्रमादित्य ने यह सुनकर उनकी ओर देखा, लेकिन कुछ और नहीं कहा, क्योंकि एल्डर कुलदीप के शब्द वास्तव में सत्य थे। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप के कार्रवाई करने के साथ अधिक अर्ध दिव्य विकास लोक मार्शल कलाकारों को भेजने का कोई फायदा नहीं होगा। अकेले ठाकुर वीरेंद्र प्रताप ही सूर्यवीर से निपटने के लिए काफी से अधिक थे। आखिरकार ठाकुर वीरेंद्र प्रताप ठाकुर परिवार के नंबर 1 मार्शल आर्ट्स प्रतिभावान थे। हालांकि वह सालों पहले अपनी लड़ाई में सूर्यवीर से हार गए थे, लेकिन सूर्यवीर की जीत बहुत मुश्किल से हुई थी। दोनों मूल रूप से एक ही दायरे में युद्ध शक्ति के मामले में समान रूप से मेल खाते थे, लेकिन अब ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सूर्यवीर से एक दायरा ऊपर थे और दिव्य विकास लोक और अर्ध दिव्य विकास लोक के बीच एक बहुत बड़ा अंतर था। सूर्यवीर के पास ठाकुर वीरेंद्र प्रताप के खिलाफ कोई मौका नहीं था। एक बार जब ठाकुर वीरेंद्र प्रताप युमेश शाही शहर पहुंच जाएंगे, तो वे बस तमाशा देख सकते थे। युमेश शाही शहर दिव्य पवन महल निवास, चंपा, आयु और लोमड़ी कन्या और दिव्य पवन महल की शिष्याएं जैसे हंसा और गायत्री मुख्य हॉल में बड़ी मेजों पर व्यंजन सजाने में व्यस्त थीं। आज मालिक की वापसी का जश्न मनाने के लिए चंपा ने हमेशा की तरह एक निश्चित मात्रा में नागदंत चावल नहीं पकाया, बल्कि सामान्य से 10 गुना अधिक पकाया, यह सोचकर कि हर कोई इसका आनंद ले। चंपा और अन्य लोगों को इतनी दावत तैयार करते देख सूर्यवीर को विशेष आश्चर्य नहीं हुआ। उसने बस यह मान लिया कि यह उसकी वापसी पर चंपा की खुशी और स्वागत भोज था। हालांकि जब सभी व्यंजन परोसे गए और भोजन शुरू हुआ, तो सूर्यवीर पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गया जब उसने नागदंत चावल का स्वाद चखा। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में उगाया गया, प्राचीन महाद्वीप के झरने के पानी से सिंचित और अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर की तारों की रोशनी से पोषित इस नागदंत चावल की शुद्धता, श्रेणी और औषधीय शक्ति उसके द्वारा देखे गए किसी भी दुर्लभ और कीमती खजाने से कहीं अधिक थी। चंपा, तुम्हें यह नागदंत चावल कहां से मिला? सूर्यवीर ने पूरी तरह से हैरान होकर पूछा। अपने विशाल ज्ञान और अनुभव के साथ सूर्यवीर ने निश्चित रूप से नागदंत चावल को पहचान लिया। हालांकि नागदंत चावल के पौराणिक प्रभावों के अनुसार भी यह ऐसे अद्भुत स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर है। मालिक, इस तरह का खजाना ऐसा नहीं है जो मैं संभवतः प्रदान कर सकती थी। ये युवा मालिक थे जो इसे लाए थे। यह सुनकर चंपा की खूबसूरत आंखें 2 अर्धचंद्रों में बदल गईं, क्योंकि वह मुस्कुराई और बोली, मालिक को शायद पता नहीं है, लेकिन हम वास्तव में लगभग हर दिन इस तरह के नागदंत चावल खाते हैं। क्या तुम लोग लगभग हर दिन इस तरह के नागदंत चावल खाते हो? सूर्यवीर वास्तव में चंपा की बातें सुनकर चौंक गया। इस नागदंत चावल के शक्तिशाली प्रभावों के साथ यह एक बेहद दुर्लभ और कीमती प्राकृतिक खजाना होना चाहिए। फिर भी चंपा ने वास्तव में कहा कि वे इसे हर दिन खाते हैं। चंपा की बातों ने सूर्यवीर को सदमे से अवाक कर दिया। वरना आपको क्या लगता है कि हमारा दिव्य पवन महल इतनी तेजी से विकसित हुआ है, अचानक इतने सारे आरोहण लोक विशेषज्ञ प्राप्त कर रहा है? इसके अलावा महल की स्वामिनी एल्डर गागी और मैंने इतनी जल्दी अर्ध दिव्य विकास लोक में प्रवेश किया, यह मूल रूप से सब इस नागदंत चावल को खाने के कारण है। एल्डर योगिता ने खाते हुए कहा।
चूंकि चंपा ने आज नागदंत चावल का एक उदार हिस्सा पकाया था, एल्डर योगिता ने असामान्य रूप से भोजन के लिए दूसरों के साथ लड़ाई नहीं की और बहुत विनम्रता से खाया। हम बुरा नहीं है, विराट आज दिव्य पवन महल की सफलता के लिए बहुत श्रेय का हकदार है। महारानी रेणुका ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा यह आदि लंबी तलवार जादुई हथियार भी विराट का ही उपहार था। सूर्यवीर के साथ फिर से मिलने के बाद महारानी रेणुका पहले से कहीं ज्यादा खुश महसूस कर रही थी और यहाँ तक कि उनका व्यक्तित्व भी बहुत अधिक हंसमुख हो गया था। गुरुमा, आपकी मुस्कान कितनी सुंदर है। चंपा ने महारानी रेणुका की खुशी भरी मुस्कान देखकर खुशी से कहा। उसने महारानी रेणुका के साथ दशक बिताए थे और शायद ही कभी उन्हें इतनी खुशी से मुस्कुराते देखा था। छोटी लड़की, तुम क्या बकवास कर रही हो। यह सुनकर महारानी रेणुका शर्मा गई और धीरे से उसके सिर पर थपकी दी। गुरुमा, मैं सच कह रही हूँ। चंपा ने अपनी जीभ बाहर निकाल दी। सूर्यवीर इन शब्दों से इतना चौंक गया था कि वह लगभग सुन्न हो गया था। काफी देर बाद उसने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और गहरी सांस ली। उसने मूल रूप से सोचा था कि इन वर्षों में उसे जो आकस्मिक मुठभेड़ और अवसर मिले थे वे पहले से ही काफी महत्वपूर्ण थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके बेटे को जो अवसर मिले थे उनकी तुलना में वे पूरी तरह से महत्वहीन थे। अगर वह हर दिन महारानी रेणुका और एल्डर योगिता की तरह उन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली नागदंत चावल को खा सकता तो वह अब तक इंतजार करने के बजाय पहले ही दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर चुका होता। मूल रूप से उसका कल्टीवेशन स्तर महारानी रेणुका और एल्डर योगिता की तुलना में बहुत अधिक था, लेकिन अब उनकी आभा को देखते हुए वे उससे भी अधिक दिव्य विकास लोक के करीब लग रही थीं। यह देखकर सूर्यवीर बहुत हतोत्साहित और उदास महसूस करने लगा। पता चला कि इन वर्षों में उसकी सारी कड़ी मेहनत और अनगिनत मौत के करीब के अनुभव उतने महत्वपूर्ण नहीं थे जितने कि उसके बेटे के साथ रहने वाली महारानी रेणुका और अन्य लोगों द्वारा की गई प्रगति। उनकी बातों के अनुसार अगर वह जल्द ही वापस नहीं आता तो महारानी रेणुका और एल्डर योगिता शायद कुछ महीनों में ही दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर लेती। अगर ऐसा होता तो उसे शायद किसी का सामना करने में बहुत शर्मिंदगी होती। ओए लड़के, तुम्हारे पास कुछ अच्छा है लेकिन तुम अपने पिता को नहीं बताते। क्या तुम सिर्फ अपना मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो। यह सोचते हुए सूर्यवीर गुस्से में था। उसने विराट के माथे पर एक थप्पड़ मारा और गुस्से में कहा, पापा क्या आप तार्किक नहीं हो सकते। आप इसके लिए मुझे कैसे दोषी ठहरा सकते हैं। बिना किसी कारण के अपने पिता द्वारा थप्पड़ मारे जाने के बाद विराट पूरी तरह से निर्दोष महसूस कर रहा था। उसने सूर्यवीर की ओर अवाक होकर देखा और कहा, मैंने दशकों तक मुझे छोड़ने के बारे में आपसे शिकायत भी नहीं की है और आप मुझे दोषी ठहरा रहे हैं। ओह हो, तू लड़का अपने बाप को जवाब देने की हिम्मत करता है। क्या तू मार खाना चाहता है। सूर्यवीर ने डांटा। उसका चेहरा काला पड़ गया। इतने सारे लोगों के सामने कम से कम अपने बाप की थोड़ी तो इज्जत रख। अपने पिता की कमियों को इतनी बेरहमी से क्यों उजागर कर रहा है। यह सुनकर विराट केवल लाचारी में चुप हो सका। वह क्या कर सकता था, यह उसके पिता थे। नन्ही नीलिमा इस दृश्य को देखते हुए अपनी आंखों को इधर उधर घुमाते हुए चारों ओर उड़ने लगी। उसे एहसास हुआ कि आखिरकार कोई विराट को नियंत्रित कर सकता है। अगर विराट ने उसे फिर से परेशान किया तो क्या वह उसके पिता से शिकायत कर सकती है और अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे पिटवा सकती है। अरे सूर्यवीर, तुम्हें क्या हुआ है। क्या तुम्हें लगता है कि विराट को सताना आसान है। इस समय एल्डर योगिता अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और सूर्यवीर को घूरा। फिर वह विराट की ओर मुड़ी और कहा, विराट उसे मत डरो। अगर वह तुम्हें मारने की हिम्मत करता है तो बस मुझे बताओ और मैं तुम्हारे लिए खड़ी रहूंगी। सीनियर योगिता मजाक कर रही है। विराट ने लाचारी से कहा। अगर उसने सहमत होने की हिम्मत की तो उसके पिता के स्वभाव को देखते हुए उसे बाद में निश्चित रूप से मार पड़ेगी। यह तय था। हालांकि एल्डर योगिता के बोलने के बाद सूर्यवीर ने विराट को डांटना बंद कर दिया। वह भी इस अनियंत्रित महिला एल्डर योगिता से थोड़ा डरता था। आखिरकार एल्डर योगिता दिव्य पवन महल की स्वामिनी की मार्शल अंकल थी और इस प्रकार उसकी बुजुर्ग भी थी। अगर एल्डर योगिता वास्तव में उस पर हमला करती तो सूर्यवीर को नहीं पता होता कि इसे कैसे संभालना है। वह उससे अच्छी तरह से लड़ नहीं सकता था। हालांकि सूर्यवीर भोजन से काफी हैरान था, लेकिन कुल मिलाकर यह एक सुखद अवसर था। अगले दिनों में दिव्य पवन महल का निवास दिन में 3 भोजन की अपनी शांतिपूर्ण दिनचर्या में लौट आया। सूर्यवीर ने भोजन के बाहर अपना अधिकांश समय एकांतवास में साधना करते हुए बिताया। अपने मौजूदा कल्टीवेशन स्तर के साथ अगर वह दिन में 3 बार नागदंत चावल खाता तो वह ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 महीने में ही दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर सकता था। हालांकि वह वर्तमान में बहुत मजबूत था, सूर्यवीर ने अपनी साधना में ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं की। वह अच्छी तरह जानता था कि उसका दुश्मन कितना शक्तिशाली है। इसके अलावा वह जल्द से जल्द दिव्य विकास लोक में प्रवेश करना चाहता था ताकि वह अपनी पत्नी को जयपाल परिवार से बाहर ला सके और परिवार को फिर से मिला सके। यह देखकर कि उसका बेटा न केवल मार्शल आर्ट्स की योग्यता की समस्या को हल कर चुका है बल्कि एक दुर्लभ मार्शल आर्ट्स जीनियस भी बन गया है। सूर्यवीर बहुत संतुष्ट और खुश था। अब केवल अपनी पत्नी को बचाना बाकी है। यदि वह इसे पूरा कर लेता है तो उसका जीवन पूरा हो जाएगा जिसमें बहुत कम पछतावे होंगे। तब वह बिना किसी चिंता के युद्ध के मैदान में जा सकता है, असुरों के आक्रमण के खिलाफ मानवता की रक्षा कर सकता है और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा कर सकता है। दांव संघ का दांव पुत्र बनने के बाद से सूर्यवीर हमेशा युद्ध का कट्टर समर्थक रहा है। उसका आजीवन आदर्श असुरों को मध्य महाद्वीप से पूरी तरह से खदेड़ना, मानवता की सीमाओं को शांत करना, मानवता के लिए एक शांतिपूर्ण भूमि बहाल करना और अपने साथी मनुष्यों को बचाना है जो असुरों के आक्रमण के कारण सीमावर्ती इलाकों में पीड़ित हैं। सूर्यवीर ने अपने दिन एकांतवास में बिताए न केवल जितनी जल्दी हो सके दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के लिए बल्कि महारानी रेणुका से बचने के लिए भी। उसने हमेशा महारानी रेणुका को अपनी छोटी बहन माना था और वास्तव में उनके लिए कोई रोमांटिक भावनाएं नहीं थी। इसके अलावा वह गहरे स्नेह वाला व्यक्ति था और विराट की मां के जन्म के बाद से उसका दिल किसी अन्य महिला को समायोजित करने में असमर्थ रहा है। वह वास्तव में महारानी रेणुका की भावनाओं में बाधा नहीं डालना चाहता था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से वही भावना साझा नहीं करती थी। इसलिए सूर्यवीर के पास उनसे बचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक दिन महारानी रेणुका ने सूर्यवीर को भोजन समाप्त करने के बाद जल्दबाजी में निकलते देखा। एकांतवास के लिए अपने कमरे में लौटते हुए सूर्यवीर की जाती हुई आकृति को देखते हुए महारानी रेणुका की निगाहें धुंधली हो गईं। ऐसा लग रहा था कि उनके भाई सूर्यवीर ने अभी भी उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। यह स्नेह अंत में उनकी ओर से केवल एक ख्याली पुलाव था। इस दृश्य को देखने पर विराट ने स्वाभाविक रूप से रुकने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अपने कमरे में भाग गया ताकि वह भी अपना एकांतवास शुरू कर सके। उसने अपने पिता के मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। एक गलत कदम और वह पीटा जाएगा। महारानी रेणुका खड़ी हुई और चुपचाप अपने कमरे की ओर चल दी। उनकी पतली आकृति इतनी अकेली और उदास दिखाई दे रही थी। यह देखकर एल्डर योगिता आह भरने से खुद को नहीं रोक सकी। काश ये बेवकूफ लड़की, इसका जीवन वास्तव में दुखी है। पसंद करने के लिए सभी लोगों में से उसे सूर्यवीर से ही प्यार करना पड़ा। अन्य मामलों में एल्डर योगिता उसकी मदद कर सकती थी, लेकिन इसमें वह केवल लाचारी से देख सकती थी। आखिरकार भावनाओं को मजबूर नहीं किया जा सकता। वह सूर्यवीर को महारानी रेणुका को स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी। चंपा अपनी गुरु मां की उदास उपस्थिति देखकर दुखी महसूस किए बिना नहीं रह सकी। उसे लगा कि गुरु मां वास्तव में जिद्दी थी। पत्नी होने के बावजूद दूसरी पत्नी लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी। युवा मालिक को देखो, उसके पास पत्नियों का पूरा झुंड है। अगले दिनों में एल्डर योगिता ने दिव्य पवन महल के लिए शिष्यों की भर्ती से संबंधित सभी मामलों की देखरेख करना शुरू कर दिया। हालांकि दिव्य पवन महल ने उन मार्शल कलाकारों को कई निमंत्रण भेजे थे जिन्होंने मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता में असाधारण प्रदर्शन किया था। एल्डर योगिता का इरादा केवल इतनी कम संख्या में शिष्यों की भर्ती करने का नहीं था। दांव संघ और विभिन्न संप्रदायों द्वारा भर्ती किए जाने वाले शिष्यों की संख्या सीमित करने का मूल कारण सीमित संसाधन थे। सीमित संसाधनों के साथ बहुत अधिक शिष्यों की भर्ती करने का मतलब था कि उन सभी को प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे और संसाधन बहुत बिखरे हुए होंगे, जिससे कुछ कुलीन शिष्यों की उन्नति में बाधा आएगी। इसलिए दांव संघ और विभिन्न संप्रदायों ने केवल उन मार्शल कलाकारों की भर्ती की जिन्होंने मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता में असाधारण प्रदर्शन किया था और उन्हें 1000 साल से कम उम्र तक सीमित कर दिया। हालांकि दिव्य पवन महल को यह चिंता नहीं थी। अब दिव्य पवन महल और तलवार संप्रदाय के बीच सहयोग के साथ कल्टीवेशन संसाधन भरपूर थे। विशेष रूप से तलवार संप्रदाय ने नागदंत चावल की बड़े पैमाने पर खेती शुरू कर दी थी, जो अकेले ही बड़ी संख्या में मार्शल कलाकारों को खिलाने के लिए पर्याप्त से अधिक था। तलवार संप्रदाय
के क्षेत्र में उगाए जाने वाले नागदंत चावल हालांकि विराट द्वारा आमतौर पर उनके साथ साझा किए जाने वाले नागदंत चावल की तुलना में बहुत कम शक्तिशाली थे, फिर भी पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में पाए जाने वाले अधिकांश अमृत और चमत्कारी दवाओं से कहीं बेहतर थे। तलवार संप्रदाय की महाब्रह्म ज्ञान गोली और इसके अविश्वसनीय रूप से अद्भुत आध्यात्मिक झरने के पानी के साथ मार्शल कलाकारों को लोगों को तोड़ने में लगभग कोई बाधा नहीं आती है। एक बार जब वे एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाते हैं तो वे अगले लोक में आगे बढ़ने के लिए लगभग गारंटीकृत होते हैं। इसके अलावा तलवार संप्रदाय के पास विभिन्न मज्जा शुद्धि गोलियां हैं जो मार्शल कलाकार की कल्टीवेशन योग्यता को पूरी तरह से बदल सकती है। इसलिए शिष्यों की भर्ती करते समय दिव्य पवन महल योग्यता की पूरी तरह से अवहेलना कर सकता है। दिव्य पवन महल के लिए एकमात्र विचार व्यक्ति का चरित्र और आचरण है, बाकी सब अप्रासंगिक है। मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता का लाभ उठाते हुए दिव्य पवन महल बड़ी संख्या में शिष्यों की भर्ती करेगा और तलवार संप्रदाय द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों के साथ इसकी ताकत अकल्पनीय गति से बढ़ेगी। कौन जानता है, बहुत पहले दिव्य पवन महल की ताकत 3 प्राचीन कुलीन परिवारों के बराबर भी हो सकती है। इसलिए एल्डर योगिता ने युमेश शाही शहर में एक नोटिस जारी किया जिसमें घोषणा की गई कि दिव्य पवन महल बड़ी संख्या में शिष्यों की भर्ती कर रहा है जिसमें योग्यता या उम्र पर कोई प्रतिबंध नहीं है। पूज्य रैंक से ऊपर के कल्टीवेशन स्तर वाला कोई भी व्यक्ति भाग लेने के लिए स्वागत योग्य है। जब तक वे दिव्य पवन महल की परीक्षा पास कर लेते वे शामिल हो सकते थे और शिष्य बन सकते थे। बेशक दिव्य पवन महल ने केवल महिला शिष्यों की भर्ती की, पुरुष शिष्यों को फिलहाल स्वीकार नहीं किया गया था। दिव्य पवन महल की इस घोषणा ने तुरंत पूरे युमेश शाही शहर में भारी हंगामा मचा दिया। अनगिनत मार्शल कलाकार दिव्य पवन महल के मुख्यालय में उमड़ पड़े। 1000 साल से अधिक उम्र के कई मार्शल कलाकारों के लिए जो मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता में भाग लेने में असमर्थ थे, यह घोषणा किसी जबरदस्त वरदान से कम नहीं थी। एक पल में पूरा दिव्य पवन महल मुख्यालय गतिविधियों से गुलजार हो गया। हर दिन लोगों से खचाखच भरा हुआ, वास्तव में एक जीवंत दृश्य। दिव्य पवन महल के इस कदम ने तुरंत दाव संघ की प्रमुख ताकतों को चकरा दिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि दिव्य पवन महल क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा था। युमेश शाही शहर में ठाकुर परिवार के निवास में ठाकुर विक्रम सिंह और जयपाल परिवार के 9वें एल्डर प्रहलाद मामलों पर चर्चा कर रहे थे जब उन्हें दिव्य पवन महल की घोषणा की खबर मिली। दिव्य पवन महल इस दृष्टिकोण के साथ क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा है? क्या उनके पास इतने सारे शिष्यों को प्रशिक्षित करने के लिए संसाधन है? एल्डर प्रहलाद ने उलझन में पूछा। शायद महारानी रेणुका को लगता है कि बेकार लोगों के झुंड को भर्ती करके वे भारी संख्या के माध्यम से जीत सकते हैं और हम 3 प्राचीन परिवारों के साथ संघर्ष करने की कोशिश कर सकते हैं। ठाकुर विक्रम सिंह ने उपहास किया, उनकी आंखें व्यंग्य से भरी थीं। यह सुनकर एल्डर प्रहलाद ने अपना सिर हिलाया। यदि दिव्य पवन महल वास्तव में यही इरादा रखता था तो वे अविश्वसनीय रूप से भोले थे। जबकि निम्न स्तरीय मार्शल कलाकारों को निश्चित रूप से युद्ध संरचनाओं को बनाने और उच्च स्तरीय मार्शल कलाकारों के साथ संघर्ष करने के लिए जोड़ा जा सकता था, कुलीन मार्शल कलाकारों को प्रशिक्षित करने के लिए उन्हीं संसाधनों का उपयोग करने से पूरी तरह से अलग परिणाम मिलेंगे। उन्हीं संसाधनों का उपयोग 10,000 लघु महान क्षेत्र मार्शल कलाकारों को प्रशिक्षित करने की तुलना में एक आरोहण लोक विशेषज्ञ को प्रशिक्षित करने में कम प्रभावी होगा। जब तक किसी संप्रदाय के पास अक्षय संसाधन न हो, कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि अपने सीमित संसाधनों को उन लोगों में निवेश करे जिनके पास खराब मार्शल आर्ट्स योग्यता है। दिव्य पवन महल का दृष्टिकोण पूरी तरह से उल्टा है। युमेश शाही शहर में रत्न भंडार कंपनी में पिताजी, दिव्य पवन महल इस दृष्टिकोण के साथ वास्तव में क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा है? कुंवर ललित ने अपने पिता सेठ लालचंद से बड़ी उलझन के साथ पूछा। मुझे भी यह मामला समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन महारानी रेणुका की बुद्धिमत्ता के साथ उन्हें इतनी बुनियादी गलती नहीं करनी चाहिए। शायद उनके कार्यों के पीछे कोई गहरा अर्थ है। सेठ लालचंद ने अपनी आंखों में एक विचारशील नजर के साथ कहा, फिलहाल चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। दिव्य पवन महल के इरादे देर सवेर सामने आ ही जाएंगे। इस मामले पर कड़ी नजर रखते हैं और देखते हैं कि बाद में उनका उद्देश्य क्या है। दिव्य पवन महल की शिष्यों की आक्रामक भर्ती ने विराट का ध्यान भी खींचा। दिव्य पवन महल के मुख्यालय के बाहर भीड़ भाड़ को देखते हुए विराट ईर्ष्या की लहर महसूस किए बिना नहीं रह सका। मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता तलवार संप्रदाय के लिए एक दुर्लभ अवसर थी। अन्य समय में इतने सारे मार्शल कलाकारों को इकट्ठा करना मुश्किल होगा। इतने दुर्लभ अवसर का सामना करते हुए विराट इसे आसानी से कैसे छोड़ सकता था? इसलिए विराट ने वेद प्रकाश और भवानी दत्त आदि को बुलाया और उन्हें तलवार संप्रदाय के लिए शिष्यों की भर्ती का प्रभार लेने के लिए भी कहा। भतीजे विराट, यह मामला थोड़ा मुश्किल हो सकता है। विराट के प्रस्ताव को सुनकर वेद प्रकाश ने परेशान भाव से कहा, हालांकि हमारे तलवार संप्रदाय की स्थितियां अच्छी हैं, लेकिन मध्य महाद्वीप में हमारी ज्यादा प्रतिष्ठा नहीं है। भले ही हम शिष्यों की भर्ती करें, लोग शामिल होने के इच्छुक नहीं हो सकते हैं। दिव्य पवन महल ने सार्वजनिक नोटिस जारी करते ही इतने सारे मार्शल कलाकारों को साइन अप करने के लिए आकर्षित किया क्योंकि दिव्य पवन महल 5 प्रमुख संप्रदायों में से एक था जिसकी प्रसिद्ध प्रतिष्ठा थी। एक आदेश स्वाभाविक रूप से भीड़ खींच लाया, लेकिन तलवार संप्रदाय के पास क्या था? तलवार संप्रदाय केवल युमेश राजवंश के दक्षिण में एक छोटे से क्षेत्र में कुछ हद तक जाना जाता है। अगर वे युमेश शाही शहर में इसका नाम इस्तेमाल करते हैं तो तलवार संप्रदाय को कौन पहचानेगा? यह आसान है। विराट ने एक पल के लिए सोचने के बाद कहा, बस कहो कि तलवार संप्रदाय एक संबद्ध संप्रदाय है जिसे विशेष रूप से पुरुष शिष्यों की भर्ती के लिए दिव्य पवन महल द्वारा स्थापित किया गया है। इस तरह दिव्य पवन महल के नाम का उपयोग करते हुए वे आएंगे। एक बार जब वे शामिल हो जाएंगे और तलवार संप्रदाय के अविश्वसनीय संसाधनों को देखेंगे तो वे छोड़ नहीं पाएंगे। तुम्हें पहले इस बारे में दिव्य पवन महल के साथ संवाद करना चाहिए। वेद प्रकाश ने अपना हाथ खारिज करते हुए कहा, अन्यथा अगर मैं प्राधिकरण के बिना दिव्य पवन महल के नाम के तहत कार्य करता हूं तो एल्डर योगिता शायद मुझे पीट कर मार डालेंगी। चिंता मत करो, विराट ने कहा उसकी ओर कुछ चिढ़कर देखते हुए। मैं तुम्हारे लिए पहले ही इसे संभालूंगा। वेद प्रकाश, वह बूढ़ा बदमाश वास्तव में बेशर्म है। तलवार संप्रदाय के पूर्व संप्रदाय नेता के रूप में वह न केवल सब कुछ उपेक्षित करता है, बल्कि अब जब मैं इस मामले के बारे में उसके पास आया हूं तो वह बहाने और देरी कर रहा है। वह पूरी तरह से अमानवीय है। इसके बाद विराट ने एल्डर योगिता को ढूंढा और उनके साथ मामले पर चर्चा की। यह आसान है, बस इसे मुझ पर छोड़ दो। एल्डर योगिता ने अपनी छाती थपथपाई, आत्मविश्वास से गारंटी दी, मैं इसे तुम्हारे लिए पूरी तरह से संभाल लूंगी। स्वाभाविक रूप से एल्डर योगिता विराट के अनुरोध को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगी। वह पहले से ही उसे खुश करने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके अनुरोधों से इनकार करने की तो बात ही छोड़ दें। वह अब एक बात गहराई से समझ गई थी, विराट का अनुसरण करना ही उज्जवल भविष्य का एकमात्र तरीका था। विराट के बिना उसका कल्टीवेशन इतनी जल्दी कैसे सुधर सकता था? क्या वह भविष्य में 1 या 2 आदि जादुई हथियार प्राप्त कर सकती थी? यह पूरी तरह से विराट पर निर्भर था। अपनी मौजूदा कंगाली की स्थिति के साथ अपने दम पर आदि जादुई हथियार प्राप्त करना व्यावहारिक रूप से असंभव था। इसलिए उसका वर्तमान लक्ष्य विराट की नंबर 1 चमचा बनना है ताकि उसे अधिक लाभ निकाला जा सके। एल्डर योगिता को इतनी आसानी से उसके अनुरोध के लिए सहमत होते देख विराट काफी संतुष्ट था। ऐसा लग रहा था कि एल्डर योगिता काफी चतुर थी। यह व्यर्थ नहीं था कि उसने उन्हें प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की वह लौकी दी थी। क्योंकि एल्डर योगिता इतनी सहयोगी थी, इसलिए वह उनके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकता था। यह सोचकर विराट ने अपना हाथ खोला और उसकी हथेली में एक अर्धचरण आदि लंबी तलवार जादुई हथियार दिखाई दिया। उसने इसे एल्डर योगिता को सौंप दिया और कहा, सीनियर योगिता, यह अर्धचरण आदि लंबी तलवार जादुई हथियार मेरी तरफ से एक उपहार है, मेरी प्रशंसा के एक छोटे से प्रतीक के रूप में। उसके स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने विशाल मैदानों के तल पर प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों से काफी कुछ अर्धचरण आदि जादुई हथियार प्राप्त किए थे, जिसमें कई लंबी तलवार वाले जादुई हथियार शामिल थे। इन अर्धचरण आदि जादुई हथियारों में से 1 या 2 देना विराट के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ये देखकर एल्डर योगिता बहुत खुश हुई। वास्तव में विराट का अनुसरण करने का मतलब उज्जवल भविष्य था और बस ऐसे ही एक अर्धचरण आदि जादुई हथियार उनके हाथों में था। विराट, मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? बिना किसी कारण के तुम्हारी चीजें लेना बहुत अनुचित है। हालांकि एल्डर योगिता बहुत खुश थी, लेकिन बाहर से उन्होंने अनिच्छा का ढोंग किया। बेशक जब वह बोल रही थी तो उनके हाथ खाली नहीं थे। उन्होंने जल्दी से विराट के हाथ से अर्धचरण आदि लंबी तलवार जादुई हथियार छीन लिया, इस डर से कि कहीं वह अपना मन न बदल ले। इस दृश्य पर विराट अवाक रह गया। क्या आप शर्मिंदा होने पर ऐसे कार्य करते हैं? हालांकि एल्डर योगिता को इतने लंबे समय से जानने के बाद वह जानता था कि वह मोटी चमड़ी की थी और वह पहले से ही उनके व्यवहार का आदी था। लाभ प्राप्त करने के बाद एल्डर योगिता ने वास्तव में विराट के लिए लगन से काम किया। तुरंत घोषणा की कि दिव्य पवन महल ने एक शाखा तलवार संप्रदाय स्थापित की है जो विशेष रूप से पुरुष शिष्यों की भर्ती करती है। इस खबर ने पूरे युमेश शाही शहर में एक और बड़ा हंगामा मचा दिया। पहले केवल बड़ी संख्या में महिला मार्शल कलाकार दिव्य पवन महल के मुख्यालय में आ रही थी। एल्डर योगिता
द्वारा खबर की घोषणा करने के बाद बड़ी संख्या में पुरुष मार्शल कलाकार भी दिव्य पवन महल के मुख्यालय की ओर दौड़ पड़े। कुछ समय के लिए वेद प्रकाश और भवानी दत्त बेहद व्यस्त और अभिभूत थे। कोई अन्य विकल्प न होने पर वेद प्रकाश और भवानी दत्त को मदद के लिए नलिनी, गुरुभूपति, आयु, पवन, जयंत और ईशिका को खींचना पड़ा। यहाँ तक कि युवराज युवान और कुंवर चंद्रभान को भी नहीं बख्शा गया। उन्होंने दिव्य पवन महल के मुख्यालय में युवराज युवान और कुंवर चंद्रभान के साथ इतना समय बिताया था और वे पहले से ही उनसे काफी परिचित थे। वेद प्रकाश ने उन्हें मजदूरों के रूप में उपयोग करने में संकोच नहीं किया। बाद में जब चीजें बहुत व्यस्त हो गईं तो वेद प्रकाश ने एक कार्य भी जारी किया जिसमें मदद के लिए बड़ी संख्या में दिव्य पवन महल की शिष्याओं को बुलाया गया। दिव्य पवन महल की शिष्याएं स्वाभाविक रूप से इन कार्यों से खुश थीं। वे हमेशा पैसा कमाने के लिए उत्सुक रहती थीं। जबकि वेद प्रकाश और अन्य लोग शिष्यों की भर्ती में व्यस्त थे, यह विराट की चिंता का विषय नहीं था। वह केवल सामान्य दिशा निर्धारित करने की परवाह करता था। विशिष्ट निष्पादन उसका काम नहीं था। विराट ने दरवाजा बंद कर दिया और अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश किया। इत्मीनान से एकांतवास में साधना करते हुए दिव्य पवन महल परिसर के एक आंगन में जब से दामिनी ने मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता में विराट को महापंचतत्व तलवार व्यूह प्रदर्शित करते देखा था, तब से वह बेचैन और विचलित थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि विराट महापंचतत्व तलवार व्यूह क्यों जानता था और उस पर उसकी महारत उसकी खुद की महारत से बेहतर क्यों थी। अगर उसने इसका पता नहीं लगाया तो उसे डर था कि वह भविष्य में ठीक से सौ नहीं पाएगी। यहाँ तक कि दाव संघ के भीतर मौजूद शांति गुट भी केवल शांति वार्ता की वकालत करने की हिम्मत करता है। किसी ने भी कभी खुले तौर पर असुर जाति के साथ मिलीभगत करने का साहस नहीं किया। एक बार जब कोई असुर जाति के साथ मिलीभगत करते हुए पाया जाता है तो दाव विराट को महापंचतत्व तलवार व्यूह का प्रदर्शन करते देखा था, तब से वह बेहद बेचैन और विचलित थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विराट को महापंचतत्व तलवार व्यूह का ज्ञान कैसे है और इस पर उसकी महारत खुद दामिनी से भी कहीं अधिक क्यों है। अगर उसने इस पहेली को नहीं सुलझाया तो उसे डर था कि भविष्य में वह चैन की नींद नहीं सो पाएगी। काफी सोच विचार के बाद दामिनी ने फैसला किया कि वह विराट के पास जाएगी और इस मामले की तह तक पहुंचेगी। दामिनी ने दरवाजा खोला, बाहर निकली और विराट के कमरे के पास जा पहुंची। उसने दरवाजे पर पहरा दे रहे शार्दुल से कहा, अरे मूर्ख बाघ, विराट से कहो कि मुझे उससे बात करनी है। शार्दुल ने अपनी पलकें थोड़ी उठाई, दामिनी पर एक नजर डाली और फिर अपनी आंखें बंद करके दरवाजे के पास ऊँघता रहा। यह देखकर दामिनी को गुस्से का एक उफान महसूस हुआ। अरे बुद्धू शेर, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? दामिनी ने शार्दुल को घूरते हुए अपनी भौहें से कोड़ ली। ए छोकरी, अभी तू औरत है इसलिए तुझे छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर तूने मुझे फिर से मूर्ख बाघ या बुद्धू शेर कहा तो मेरा यकीन मान, मैं तुझे एक पंजे में मसल दूंगा। यह सुनकर शार्दुल से और रहा नहीं गया। वह खड़ा हो गया, दामिनी को घूरा और भारी आवाज में गुर्राया, क्या तुम्हारा नाम मूर्ख बाघ नहीं है? सब तो तुम्हें यही कहते हैं। यह सुनकर दामिनी ने अपनी भौहें से कोड़ ली। उसने वैदेही, नलिनी और नीलिमा को इस सफेद बाघ को यही बुलाते सुना था, इसलिए उसने भी वही कहा, मेरा नाम मूर्ख बाघ नहीं है, मैं शेर महाराज हूं। तुम्हें अब से मुझे शेर महाराज कहना होगा, समझी? यह सुनकर शार्दुल आग बबूला हो गया। उस बेवकूफ चिड़िया ने शेर महाराज की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थीं। वह बाद में उससे जरूर हिसाब बराबर करेगा। यह सुनकर दामिनी ने नाक से कोड़ी। वह बेवकूफ नहीं थी। यह मूर्ख बाघ स्पष्ट रूप से उससे शेर महाराज बुलवाकर अपना रौब झाड़ने की कोशिश कर रहा था। हालांकि दामिनी उससे बहस नहीं करना चाहती थी। वह बस विराट से मिलना चाहती थी और उससे पूछना चाहती थी कि वह पंचतत्व तलवार व्यूह के बारे में कैसे जानता है। ठीक है, मैं तुम्हें मूर्ख बाघ नहीं कहूंगी। अब जाओ और विराट को बताओ कि मुझे उससे बात करनी है, दामिनी ने कहा। यह सुनकर शार्दुल ने मामले को और नहीं खींचा। उसे भी चिंता थी कि कहीं इस महिला के पास उसके बॉस के लिए कोई जरूरी काम न हो और बॉस के जरूरी काम में देरी करना मुसीबत बन सकता था। आखिरकार वह जानता था कि उसका बॉस इस युवती को कितना महत्व देता है जिसने उसे कई बार बचाया था। इसके अलावा यह युवती स्वर्ग वर्षा तलवार संप्रदाय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी रखती थी जिसे उसका बॉस बहुत गंभीरता से लेता था। तुम यहीं रुको, मैं बॉस को रिपोर्ट करने जाता हूं। अब वह तुमसे मिलेंगे या नहीं यह उनकी मर्जी है। इतना कहकर शार्दुल मुड़ा और दरवाजा धकेलकर विराट के कमरे में दाखिल हो गया। पल भर में वह अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल में प्रवेश कर गया और विराट तक दामिनी का संदेश पहुंचा दिया। शार्दुल की बात सुनकर विराट और शार्दुल अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल से बाहर निकले। विराट ने शार्दुल से कहा, जाओ और उसे अंदर बुला लाओ। जी बॉस, शार्दुल ने जवाब दिया, मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। फिर उसने बाहर खड़ी दामिनी से कहा, ए छोकरी, मेरे बॉस तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। यह सुनकर दामिनी कमरे में दाखिल हुई। शार्दुल ने दरवाजा बंद कर दिया और फिर से दरवाजे पर लेट गया, चुपचाप पहरा देने लगा। विराट, तुम महापंचतत्व तलवार व्यूह के बारे में कैसे जानते हो? कमरे के अंदर दामिनी ने विराट को घूरते हुए पूछा। पहले मुझे जवाब दो, क्या तुम स्वर्ग वर्षा तलवार संप्रदाय से हो? तुम्हारा बैंगनी तलवार स्वामी के साथ क्या रिश्ता है? विराट ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। विराट के शब्दों को सुनकर दामिनी ने कुछ पल विचार किया, फिर अंत में सिर हिलाया और कहा, यह सच है, मैं वास्तव में स्वर्ग वर्षा तलवार संप्रदाय से हूं। बैंगनी तलवार स्वामी मेरे पूर्वज हैं। उसने पहले यह जानकारी उजागर करने की हिम्मत इसलिए नहीं की थी क्योंकि वह विराट की पृष्ठभूमि नहीं जानती थी, न ही यह जानती थी कि उसका वरुण महल से कोई संबंध है या नहीं। हालांकि विराट की पहचान जानने के बाद उसके संदेह गायब हो गए थे। तथ्य यह है कि वह सूर्यवीर का बेटा था। यही उसे पूरी तरह से भरोसेमंद बनाने के लिए काफी था। सूर्यवीर उदार, शूरवीर, ईमानदार और न्यायप्रिय थे। उनकी प्रतिष्ठा पूरे मध्य महाद्वीप में गूंजती थी, जिससे वह एक ऐसे व्यक्ति बन गए थे जिसे वह अपना जीवन सौंप सकती थी। दामिनी हमेशा से ऐसे महान व्यक्तित्व की प्रशंसक रही थी। शुरुआत में उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यह रसिक और मनचला युवक सूर्यवीर का बेटा होगा। क्योंकि वह सूर्यवीर का बेटा था, इसलिए थोड़े बहुत रसिक होने के अलावा वह ऐसी कपटी और नीच हरकतें करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। इस अवधि के दौरान विराट के अपने अवलोकनों के आधार पर उसने यह भी पाया कि उसकी कामुकता के अलावा वह ईमानदारी से काम करता था, दूसरों का फायदा नहीं उठाता था और निश्चित रूप से अपने रहस्यों को साधने के लिए कपटी और नीच साधनों का उपयोग नहीं करेगा। इसलिए दामिनी ने अपनी पहचान छिपाना जारी न रखने का फैसला किया। तुम सच में स्वर्ग वर्षा तलवार संप्रदाय से हो? दामिनी की पुष्टि मिलने के बाद विराट विस्मय से बोले बिना नहीं रह सका। वास्तव में उसने पहले ही पुष्टि कर ली थी कि दामिनी स्वर्ग वर्षा तलवार संप्रदाय से थी। उसने उसे खुद यह कहने के लिए मजबूर किया ताकि उसका बचाव कम हो सके और वह उसे अपने संप्रदाय के बारे में बता सके। अब तुम मुझे बता सकते हो कि तुम महापंचतत्व तलवार व्यूह क्यों जानते हो? दामिनी ने विराट को घूरते हुए कहा। यह बहुत आसान है, क्योंकि मुझे एक बार बैंगनी तलवार स्वामी की विरासत प्राप्त हुई थी। विराट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं न केवल महापंचतत्व तलवार व्यूह जानता हूं, बल्कि मैं 9 परम गहन प्रकाश रहस्य और सत्य योद्धा दिव्य शरीर भी जानता हूं। विराट के शब्द सुनकर दामिनी का शरीर कांप उठा। इस पल उसे अब कोई संदेह नहीं था, विराट को अवश्य ही उसके पूर्वज की विरासत मिली होगी, अन्यथा वह 9 परम गहन प्रकाश रहस्य और सत्य योद्धा दिव्य शरीर का उल्लेख नहीं कर पाता। ये तुम्हारे पूर्वज बैंगनी तलवार स्वामी द्वारा छोड़े गए 2 स्क्रॉल हैं। उन्होंने अपनी विरासत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग वर्षा तलवार संप्रदाय की देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी थी और एक अज्ञात स्थान का नक्शा भी छोड़ा था। इतना कहकर विराट ने अपना हाथ खोला, 2 स्क्रॉल प्रकट किए और उन्हें दामिनी को सौंप दिया। दामिनी ने दोनों स्क्रॉल लिए, उन्हें एक एक करके खोला और पढ़ना शुरू किया। दोनों स्क्रॉल पढ़ने के बाद वह एक लंबी खामोशी में डूब गई। एक पल में वह सब कुछ समझ गई। कोई आश्चर्य नहीं कि विराट ने बार-बार उसकी जान बचाई थी। यह केवल इसलिए था क्योंकि वह स्वर्ग वर्षा तलवार संप्रदाय की सदस्य थी, बैंगनी तलवार स्वामी की वंशज थी और इसलिए नहीं कि विराट का कोई गुप्त उद्देश्य था। उसके पास उस स्क्रॉल का नक्शा भी था जो विराट ने उसे दिया था। पहले उसे लगा था कि विराट उस नक्शे के पीछे है जो उसके पास था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ज्यादा सोच रही थी। विराट के पास खुद वह नक्शा था और उसे उसके पूर्वज की पूरी विरासत मिली थी। उसे उसके खिलाफ साजिश रचने की क्या जरूरत थी? विराट उससे और क्या चाह सकता था? विराट के बारे में अपने पिछले संदेहों को याद करते हुए दामिनी को हंसी और कड़वाहट का मिला-जुला एहसास हुआ। अब क्या तुम मुझे स्वर्ग वर्षा तलवार संप्रदाय के बारे में विस्तार से बता सकती हो? विराट ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। स्वर्ग वर्षा तलवार संप्रदाय वर्तमान में मध्य महाद्वीप के पूर्वी भाग में एक एकांत स्थान पर स्थित है। मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी। यह सुनकर दामिनी ने धीरे से आह भरी। चूंकि विराट को उसके पूर्वज की विरासत मिली थी, इसलिए उसे उसके पूर्वज का शिष्य माना जा सकता था और कड़ाई से देखा जाए तो वह भी स्वर्ग वर्षा तलवार संप्रदाय का सदस्य था। चूंकि उसके पूर्वज ने उसे स्वर्ग वर्षा तलवार संप्रदाय की देखभाल का जिम्मा सौंपते हुए एक स्क्रॉल छोड़ा था, तो वह स्वाभाविक रूप से एक भरोसेमंद व्यक्ति था।
हाँ, यही सबसे अच्छा रहेगा। विराट ने सिर हिलाया। बात करते हुए उसने अपना हाथ लहराया और बड़ी मात्रा में निम्न श्रेणी और मध्यम श्रेणी के 9वीं रैंक वाले जादुई हथियार, साथ ही कई उच्च श्रेणी के प्राकृतिक खजाने उसके सामने प्रकट हो गए। उसने दामिनी से कहा, ये चीजें तुम्हारे पूर्वज बैंगनी तलवार स्वामी द्वारा छोड़ी गई थीं। अब मैं इन्हें तुम्हें सौंपता हूं। दामिनी ने मना नहीं किया और चुपचाप इन खजानों को रख लिया। हालांकि ये खजाने संयुक्त रूप से काफी कीमती थे, कम से कम एक अंतिम चरण आरोहण लोक के योद्धा की संपत्ति के बराबर। लेकिन विराट के लिए ये कुछ भी नहीं थे। दिव्य पवन महल की आवाज में अपने समय के दौरान उसने अच्छी तरह से देखा था कि यह धन कुबेर वास्तव में कितना अमीर था। वह लापरवाही से 9वीं श्रेणी के शीर्ष स्तरीय जादुई खजाने निकाल सकता था। कुछ 9वीं श्रेणी के निम्न और मध्यम दर्जे के जादुई खजाने उसके लिए समुद्र में एक बूंद की तरह थे। हालांकि ये जादुई खजाने स्वर्गवर्षा तलवार संप्रदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। स्वर्गवर्षा तलवार संप्रदाय में लौटने के बाद उसे ये खजाने उन्हें वापस करने होंगे। अपने संदेह दूर करने के बाद दामिनी विराट के कमरे में ज्यादा देर नहीं रुकी और जल्दी से विदा हो गई। दामिनी के जाने के बाद विराट ने फिर से अनंत परम मीनार को बुलाया और साधना करने के लिए दूसरी मंजिल में प्रवेश किया। दक्षिणी महाद्वीप की रस विद्या कार्यशाला के सबसे बड़े कक्ष में एक कांड फाड़ देने वाली दहाड़ के साथ प्रकाश का एक विशाल स्तंभ आकाश में जा टकराया, जिसने पूरे दक्षिणी महाद्वीप को एक चकाचौंध सुनहरी चमक से रोशन कर दिया। इस शानदार सुनहरी रोशनी के भीतर अनगिनत घनी दांव ऊर्जाएं घूम रही थीं। इस आश्चर्यजनक घटना ने तुरंत दक्षिणी महाद्वीप में सभी को सचेत कर दिया। सफेद वस्त्रधारी विराट, जो अपने आवाज में एकांतवास में साधना कर रहा था, इस हंगामे से तुरंत चौंक गया। उसने ऊपर देखा और इस अद्भुत नजारे को देखकर खुशी से भर गया। ऐसा लग रहा था कि जुबैदा ने प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की एक और खेप तैयार कर ली थी। विराट तुरंत वहां से गायब हुआ और अगले ही पल जुबैदा के रसविद्या कक्ष में प्रकट हुआ। बिल्कुल, रसविद्या कक्ष में जुबैदा ने भट्टी का ढक्कन खोल दिया था और अपनी पूरी ताकत लगाकर प्राचीन दिव्य धारा मदिरा को अंदर से निकालने की कोशिश कर रही थी। हालांकि प्राचीन दिव्य धारा मदिरा बहुत भारी थी। भले ही जुबैदा पहले ही अर्ध आरोहण लोक में प्रवेश कर चुकी थी, फिर भी इसे निकालना कोई आसान काम नहीं था। सफेद वस्त्रधारी विराट को प्रकट होते देख जुबैदा ने उसे घूरा और चिढ़कर कहा, विराट, तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? आओ और मदद करो। यह सुनकर सफेद वस्त्रधारी विराट जल्दी से मदद के लिए आगे बढ़ा और साथ मिलकर उन्होंने भट्टी से प्राचीन दिव्य धारा मदिरा को बाहर निकाला। उसने एक लौकी निकाली और उसे शराब से भर दिया। यह सब करने के बाद उसने जमीन पर गहरी नींद में सो रही वानिया और रूहानी पर एक नजर डाली और अवाक रह गया। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों छोटी बच्चियां फिर से शराब की खुशबू से नशे में धुत हो गई थीं। हालांकि पिछले अनुभव से सीखते हुए सफेद वस्त्रधारी विराट जानता था कि प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की सुगंध से नशा होना उनके लिए कोई बुरी बात नहीं थी। शायद इस बार जागने के बाद वे अगले स्तर में प्रवेश कर जाएं। रसविद्या कक्ष में फैली शराब की समृद्ध सुगंध को दोनों युवतियां हर सांस के साथ लगातार अपने अंदर ले रही थीं, जो उनके शरीर को पोषित और निखार रही थी। इस प्रक्रिया में उनका साधना स्तर भी उसी के अनुसार बढ़ रहा था। ठीक है विराट, अब तुम जाओ, मुझे यहाँ परेशान मत करो, मुझे एक अच्छी नींद चाहिए। प्राचीन दिव्य धारा मदिरा को बाहर निकालने के बाद जुबैदा ने अपना हाथ लहराया उन्हें भगाते हुए। उसने वास्तव में इस शराब को परिष्कृत करने में भाई जिसे वह पूरी तरह से थक गई थी। इसके अलावा रसविद्या कक्ष में शराब की सुगंध उसके लिए बहुत ज्यादा थी। उसे लग रहा था कि वह नशे से बेहोश होने वाली है। यह देखकर सफेद कपड़ों में विराट मुस्कुराया और कहा, ठीक है जुबैदा, तुम आराम करो, तुमने वास्तव में पिछले कुछ दिनों में बहुत मेहनत की है। यह सुनकर जुबैदा ने अपनी आंखें घुमाई और धीरे से नाक सिकोड़ते हुए कहा, तुम बस बातें बनाना जानते हो, करते कुछ नहीं हो। उसका थोड़ा नाराजगी भरा चेहरा उसकी चमकती हुई खूबसूरत आंखों और लाल गालों के साथ उसे अविश्वसनीय रूप से आकर्षक और प्राकृतिक रूप से मोहक बना रहा था। सफेद वस्त्रधारी विराट हक्का-बक्का रह गया। उसने उलझन में पूछा, जुबैदा, तुम्हें कौन सा खजाना चाहिए? बस नाम लो और मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे लिए वह लाऊंगा। यह सुनकर जुबैदा ने गुस्से में उसे लात मारी। यह बुद्धू उसकी भावनाओं से पूरी तरह अनजान था। बाहर जाओ, यहाँ से बाहर निकलो, मुझे परेशान मत करो, जुबैदा ने कहा, बेहद चिढ़कर। अगर विराट का असली रूप यहाँ आया होता तो वह कुछ और कर सकती थी, लेकिन यह विराट का क्लोन था जो आया था, इसलिए वह केवल देख सकती थी लेकिन छू नहीं सकती थी, जिससे जुबैदा बहुत नाखुश थी। यह देखकर सफेद वस्त्रधारी विराट पूरी तरह से हैरान रह गया। जुबैदा को क्या हुआ था? ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने उसे बिल्कुल भी नाराज किया है। वह बिना किसी कारण के नखरे क्यों दिखा रही थी? हालांकि विराट यह भी जानता था कि महिलाओं का मिजाज अक्सर अतार्किक और अप्रत्याशित होता है और वह वर्षों से इसकी आदत डाल चुका था। ठीक है, मैं जा रहा हूं, मैं अभी जा रहा हूं, सफेद वस्त्रधारी विराट ने जल्दी से कहा। इतना कहकर उसका शरीर चमका और वह तुरंत रसविद्या कक्ष से गायब हो गया। विराट को गायब होते देख जुबैदा अभी भी कुछ असंतुष्ट महसूस कर रही थी। उसने अपना पैर पटका, नाक सिकोड़ी और गुस्से में बड़बड़ाने से खुद को रोक नहीं पाई। कैसा कमीना है! विराट के जाने के बाद जुबैदा ने एक बड़ा बिस्तर निकाला, दोनों छोटी लड़कियों वानिया और रूहानी को उस पर लेटा दिया और फिर खुद बिस्तर पर गिर गई, गहरी नींद में सो गई। उसे लगा कि इस झपकी के बाद वह शायद आरोहण लोक में प्रवेश कर पाएगी। दिव्य पवन महल का मुख्यालय। विराट सूर्यवीर के कमरे के बाहर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। लड़के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सूर्यवीर ने दरवाजा खोला, उस पर एक नजर डाली और पूछा, पिताजी, यदि आप दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने वाले हैं तो क्या आप यह युमेश शाही शहर में करेंगे या कहीं और? विराट ने सूर्यवीर की ओर देखते हुए पूछा। बकवास, बेशक मैं कहीं और जाऊंगा। सूर्यवीर ने उस पर एक नजर डाली और चिढ़कर कहा, युमेश शाही शहर में इतने सारे स्थानिक मार्ग हैं, अगर मैं यहाँ दिव्य विकास लोक में प्रवेश करता हूँ और युमेश शाही शहर में उन स्थानिक मार्गों को ध्वस्त कर देता हूँ तो वह बूढ़ा उपाध्यक्ष दिवाकर मेरी जान के पीछे पड़ जाएगा। चूंकि ऐसी बात है तो पिताजी, आपको वापस दक्षिणी महाद्वीप जाना चाहिए, विराट ने कहा। ऐसा हुआ है कि मेरी गुरु मां ने प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की एक नई खेप तैयार की है, जिसका उपयोग आप दिव्य विकास लोक में प्रवेश के लिए कर सकते हैं। प्राचीन दिव्य धारा मदिरा, यह क्या है? सूर्यवीर ने कुछ संदेह के साथ पूछा। यह एक प्रकार की आध्यात्मिक शराब है जिसे हम आमतौर पर खाने वाले नागदंत चावल, प्राचीन महाद्वीप के झरने के पानी और 81 प्रकार की उच्च श्रेणी की जड़ी बूटियों के साथ बनाया जाता है। प्रभावकारिता के मामले में यह शायद हमारे द्वारा खाए जाने वाले नागदंत चावल से 10 गुना से भी अधिक शक्तिशाली है, विराट ने समझाया। विराट के शब्दों को सुनकर सूर्यवीर एक बार फिर हैरान रह गए। उन्होंने पूरी तरह से आश्चर्यचकित होकर विराट की ओर देखा और कहा, तुम्हारा मतलब है तुम्हारी प्राचीन दिव्य धारा मदिरा का प्रभाव हमारे द्वारा खाए जाने वाले नागदंत चावल से 10 गुना अधिक है? यह सही है, ऐसा ही होना चाहिए, विराट ने सिर हिलाया और कहा। वैसे भी सीनियर यू ने अर्ध दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद प्राचीन दिव्य धारा मदिरा का एक लौकी भर पिया और उनकी साधना तुरंत बढ़ गई, लगभग अर्ध दिव्य विकास लोक की सीमा तक पहुंच गई। अगर यह वास्तव में वैसा ही है जैसा तुम कहते हो तो तुम्हारी प्राचीन दिव्य धारा मदिरा वास्तव में मुझे तुरंत दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने में मदद कर सकती है। यह सुनकर सूर्यवीर ने विचारपूर्वक सिर हिलाया। तो पिताजी, आपको जल्दी से दक्षिणी महाद्वीप वापस जाना चाहिए और दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने की तैयारी करनी चाहिए, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह खैर, अभी रहने दो, हम इसके बारे में तब बात करेंगे जब मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता का दूसरा भाग आधिकारिक रूप से शुरू होगा। सूर्यवीर ने एक पल के लिए विचार किया, फिर से हिलाया और कहा, अगर मैं चला गया तो कौन जानता है कि ठाकुर परिवार और एल्डर फनीश्वर किस तरह की मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। दक्षिणी महाद्वीप युमेश शाही शहर से पूरे 150 खरब मील दूर है। उनकी गति से भी उन्हें वापस आने में कम से कम आधा महीना लगेगा। वह बहुत चिंतित थे कि उनके जाने के बाद जब मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता का दूसरा भाग शुरू होगा तो एल्डर फनीश्वर और ठाकुर परिवार के योद्धा विराट के खिलाफ कदम उठाएंगे। पिताजी, मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता का दूसरा भाग शुरू होने में अभी भी 20 दिन बाकी है। कौन जानता है, जब तक आप दिव्य विकास लोक में प्रवेश करके वापस आएंगे तब तक प्रतियोगिता का दूसरा भाग आधिकारिक रूप से शुरू भी नहीं हुआ होगा। आप किस बात की चिंता कर रहे हैं? विराट ने अवाक होकर कहा। तू छोरा, तू क्या जाने, क्या तुझे नहीं लगता कि यात्रा में समय लगता है? सूर्यवीर ने चिढ़कर कहा। हे, यहाँ यात्रा में वास्तव में समय नहीं लगता है, विराट हंसा। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? सूर्यवीर ने हैरान होकर पूछा। मैं एक स्थानांतरण व्यूह स्थापित करूंगा पिताजी, आप बस दक्षिणी महाद्वीप लौटने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। वहां पहुंचने में एक सांस का समय भी नहीं लगेगा।
यात्रा के समय के बारे में चिंता करने की क्या बात है? विराट ने कहा। यह सुनकर सूर्यवीर फिर से चौंक गए। उन्होंने विराट की ओर देखा, पूरी तरह से स्तब्ध, और कहा, तुमने क्या कहा? एक स्थानांतरण व्यूह? तुम्हें वास्तव में स्थानांतरण व्यूह स्थापित करना आता है? मैं उससे कहीं ज्यादा जानता हूं। एक मामूली स्थानांतरण व्यूह में क्या आश्चर्य की बात है? विराट ने अपना हाथ लहराया, खुद से काफी प्रसन्न होकर। अपने पिता के बार बार आश्चर्यचकित भावों को देखकर विराट को गुप्त खुशी की लहर महसूस हुई। अब आपको पता चला कि आपने अपने बेटे को दशकों तक छोड़कर कितना कुछ खो दिया है। सूर्यवीर इतने हैरान थे कि वह लंबे समय तक प्रतिक्रिया नहीं दे सके। वह अपने बेटे की बार बार सामने आ रही अविश्वसनीय क्षमताओं से वास्तव में दंग रह गए थे। दशकों अलग रहने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अपने कभी परिचित बेटे को अब पहचानते ही नहीं है। अगर वह खून का रिश्ता महसूस नहीं करते तो उन्हें वास्तव में संदेह होता कि क्या उनके सामने वाला व्यक्ति वास्तव में उनका बेटा है। पिताजी, बस वहां खड़े मत रहिए, तैयार हो जाइए, हम जल्द ही दक्षिणी महाद्वीप वापस जा रहे हैं। विराट ने अपने पूरी तरह से स्तब्ध पिता को याद दिलाया। इसके बाद विराट ने दिव्य पवन महल के बेस के भीतर एक स्थानांतरण व्यूह स्थापित किया, जिससे सूर्यवीर इसके माध्यम से वापस लौट सके। पहले उसने दिव्य पवन महल के बेस के भीतर स्थानांतरण व्यूह स्थापित करने की हिम्मत नहीं की थी, खोजे जाने और उसके बाद होने वाली मुसीबत के डर से। लेकिन अब न केवल दिव्य पवन महल के विशेषज्ञ वहां इकट्ठा थे, बल्कि उनके अपने पिता भी व्यक्तिगत रूप से आए थे। उसके खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत कौन करेगा? भले ही उन्होंने स्थानांतरण व्यूह की खोज कर ली हो, वे तब तक कोई बुरा इरादा रखने की हिम्मत नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें भरोसा न हो कि वे उनके पिता को हरा सकते हैं। सूर्यवीर ने अपने सामने स्थानांतरण व्यूह को देखा। उनकी आंखें घोर आश्चर्य और गहरी जटिलता के मिश्रण से भरी थीं। एक स्थानांतरण व्यूह, यह एक प्राचीन जादुई व्यूह था जो शक्ति सिंधु महाद्वीप पर लंबे समय से खो गया था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके बेटे ने ऐसे लंबे समय से खोए हुए प्राचीन व्यूह में महारत हासिल कर ली है। पिताजी, वहां खड़े रहना बंद करो, जल्दी करो, विराट ने आग्रह किया, सूर्यवीर को विचारों में खोए हुए स्थानांतरण व्यूह के सामने खड़ा देखकर। तू छोरा, इतनी जल्दी क्या है? क्या मैं थोड़ी देर सपना भी नहीं देख सकता? सूर्यवीर ने विराट को घूरा, कुछ हद तक नाराज होकर। उन्हें हमेशा लगता था कि यह छोरा जानबूझकर उनके सामने दिखावा कर रहा है, बस उन्हें अपमानित देखने के लिए। उन्होंने सोचा कि उन्हें इस बच्चे को सबक सिखाने का मौका ढूंढना चाहिए, ताकि उसे पता चले कि बॉस कौन है और उसे ज्यादा अहंकारी होने से रोका जा सके। हालांकि सूर्यवीर वहां स्तब्ध होकर खड़े नहीं रहे। आखिरकार अपने बेटे द्वारा बार बार चौंकाया जाना पहले से ही काफी शर्मनाक था। सूर्यवीर का शरीर चमका और उन्होंने स्थानांतरण व्यूह में कदम रखा। उन्हें केवल अपनी आंखों के सामने एक धुंधलापन महसूस हुआ और अगले ही पल उनका शरीर दूसरी जगह प्रकट हो गया था। सूर्यवीर स्थानांतरण व्यूह से बाहर निकले। उन्होंने चारों ओर देखा और जब उन्होंने जो देखा तो वह एक बार फिर झटके से अवाक रह गए। क्या यह एक सपना था? क्या यह दक्षिणी महाद्वीप था? क्या मजाक है? दक्षिणी महाद्वीप इतना समृद्ध कब हो गया? समृद्धि और हलचल के मामले में दक्षिणी महाद्वीप किसी भी तरह से युमेश शाही शहर से कम नहीं था। वास्तव में इसके कई चमत्कार युमेश शाही शहर से भी आगे थे। जैसे ही सूर्यवीर अभी भी उस दृश्य से उबर रहे थे, उन्हें अचानक अपनी आंखों के सामने एक धुंधलापन महसूस हुआ और एक सफेद कपड़े पहने हुए आकृति अचानक उनके सामने प्रकट हुई। यह एक और विराट था। हालांकि इस विराट का साधना स्तर युमेश शाही शहर वाले से काफी बेहतर था, जो महान क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गया था। अपने सामने सफेद कपड़े पहने विराट को देखकर सूर्यवीर हैरान हुए बिना नहीं रह सके, लेकिन जल्द ही वे समझ गए कि यह विराट का क्लोन बनाने का तरीका था। क्लोन को परिष्कृत करना दांववादी गठबंधनों के बीच असामान्य नहीं है। तू छोरा, तुझे यह क्लोन कहां से मिला? यह काफी अच्छा है। सूर्यवीर ने अपने सामने सफेद कपड़े पहने विराट को ऊपर से नीचे तक देखा और आह भरी। यह सब मामूली बात है। सफेद कपड़े पहने विराट ने अपने हाथ हिलाए और यह सुनते ही शांति से कहा। जब सूर्यवीर ने यह सुना तो उनका चेहरा अचानक काला पड़ गया। इस छोरे को वास्तव में पिटाई की जरूरत थी। विराट का दिखावा देखकर सूर्यवीर के हाथों में खुजली होने लगी। अपने पिता के काले भाव को देखकर सफेद कपड़े पहने विराट ने जल्दी से उन्हें लौकी सौंप दी और कहा, पिताजी, यह प्राचीन दिव्य धारा मदिरा है, इसे पिएं और जल्दी से दिव्य विकास लोक में प्रवेश करें। बचपन में सूर्यवीर ने उसे काफी पीटा था और सूर्यवीर को इस तरह देखकर वह जानता था कि उसके पिता बुरी तरह उकसाए गए हैं और गुस्से में फटने ही वाले हैं। और एक बार जब उसके पिता गुस्सा हो जाते तो वे निश्चित रूप से उस पर अपना गुस्सा निकालते और पिटाई अपरिहार्य थी। इसलिए स्थिति को अपने खिलाफ होते देख विराट ने अपने पिता को और उकसाने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से विषय बदल दिया। सूर्यवीर ने विराट से लौकी ली, लेकिन तुरंत उसे खोलने और प्राचीन दिव्य धारा मदिरा पीने के बजाय उन्होंने विराट की ओर देखा और पूछा, बेटा, तुम्हारी बेटी कहां है? उसे यहां जल्दी लाओ, मुझे अपनी प्यारी पोती को देखने दो। दक्षिणी महाद्वीप में वापस आकर वह जो सबसे ज्यादा करना चाहते थे वह दिव्य विकास लोक में प्रवेश करना नहीं था, बल्कि अपनी पोती को देखना था, जिससे वह कभी नहीं मिले थे। वह अपने स्वयं के साधना स्तर की तुलना में खून के रिश्तों को कहीं अधिक महत्व देते थे। वह छोटी बच्ची मेरे चाचा के साथ शराब बनाते समय प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की सुगंध से नशे में धुत हो गई। उसके जागने के बाद मैं उसे आपसे मिलवाने लाऊंगा, सफेद वस्त्रधारी विराट ने कहा। ठीक है, सूर्यवीर ने थोड़े अफसोस के साथ कहा, लेकिन याद रखना बच्चे, जैसे ही वह जागे उसे मुझसे मिलवाने ले आना। सूर्यवीर ने विराट पर एक नजर डाली। मैं जानता हूं पिताजी, आप कितना ताना मारते हैं। सफेद वस्त्रधारी विराट ने चिढ़कर कहा। तू छोरा, तूने क्या कहा? फिर से कह। सूर्यवीर ने विराट को घूरा, नाराज होकर। कुछ नहीं, मैं बस कह रहा था कि आप बहुत धैर्यवान हैं। सफेद वस्त्रधारी विराट ने जबरदस्ती मुस्कान के साथ कहा। अब हुई ना बात। सूर्यवीर ने नाक सिकोड़ी। इसके बाद सफेद वस्त्रधारी विराट ने सूर्यवीर को और उकसाने की हिम्मत नहीं की। उसके पिता पहले से ही गुस्से में फटने की कगार पर थे और किसी भी और उकसावे का परिणाम निश्चित रूप से पिटाई होता। उसने सूर्यवीर के लिए एक एकांत साधना स्थान की व्यवस्था की। यह स्थान दक्षिणी महाद्वीप में नहीं था और न ही तलवार संप्रदाय के नियंत्रण वाले किसी भी क्षेत्र में था, बल्कि नवधारा महाद्वीप पर जययुग संप्रदाय के खंडहरों में था। मूल रूप से विराट का इरादा था कि सूर्यवीर सूर्य संप्रदाय के खंडहरों में दिव्य विकास लोक में प्रवेश करें, लेकिन यह देखते हुए कि सूर्य संप्रदाय के खंडहर नवधारा महाद्वीप के दलदल में स्थानिक मार्ग के बहुत करीब थे, उसे चिंता थी कि सूर्यवीर का दिव्य विकास लोक में प्रवेश उस स्थानिक मार्ग को ध्वस्त कर सकता है। इसलिए काफी विचार विमर्श के बाद उसने अंततः सूर्यवीर के एकांतवास के लिए जययुग संप्रदाय के खंडहरों को चुना। सूर्यवीर अभी भी नवधारा महाद्वीप को देखकर काफी आश्चर्यचकित थे, जो तलवार संप्रदाय का था। यह नवधारा महाद्वीप स्पष्ट रूप से कोई गुप्त क्षेत्र या छोटी दुनिया नहीं थी, बल्कि एक विशाल महाद्वीपीय दुनिया थी। तलवार संप्रदाय वास्तव में एक पूरी अलग दुनिया का मालिक है, जो वास्तव में आश्चर्यजनक है। सिर्फ इस नवधारा महाद्वीप के साथ तलवार संप्रदाय की नींव 5 प्रमुख संप्रदायों में से किसी से भी आगे निकल जाती है। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि 5 प्रमुख संप्रदायों में से किसी के पास ऐसी कोई अलग दुनिया है। केवल 3 प्राचीन कुलीन परिवारों के स्तर की ताकतों के पास ही ऐसी नींव होगी। उन्होंने एक बार अपनी पत्नी मीरा से सुना था कि जयपाल परिवार का पैतृक घर शक्ति सिंधु महाद्वीप से स्वतंत्र एक महाद्वीपीय दुनिया थी और 3 प्राचीन कुलीन परिवारों में से प्रत्येक के पास अनिवार्य रूप से ऐसा पैतृक घर था। वास्तव में दाव संघ के पास भी शक्ति सिंधु महाद्वीप से स्वतंत्र एक ऐसी महाद्वीपीय दुनिया थी और सूर्यवीर दाव संघ के पूर्व दाव पुत्र के रूप में स्वाभाविक रूप से दाव संघ की पैतृक भूमि में प्रवेश कर चुके थे, जबकि तलवार संप्रदाय के पास मौजूद नवधारा महाद्वीप की तुलना दाव संघ की पैतृक भूमि की महाद्वीपीय दुनिया से नहीं की जा सकती थी। फिर भी इसका स्तर बहुत ऊंचा था। जययुग संप्रदाय के खंडहरों पर पहुंचने के बाद सूर्यवीर ने संप्रदाय की मुख्य चोटी में प्रवेश किया। विराट द्वारा दी गई लौकी खोली और अंदर की सारी प्राचीन दिव्य धारा मदिरा एक ही घूंट में पी ली। आह,
प्राचीन दिव्य धारा मदिरा पीने के बाद सूर्यवीर संतुष्टि के साथ आह भरने से खुद को रोक नहीं सके और प्रशंसा करते हुए बोले, यह शराब वास्तव में उत्कृष्ट है। मैंने अपने जीवन में जितनी भी बेहतरीन शराबें पी हैं उनमें से कोई भी इस प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की तुलना नहीं कर सकती। स्वाद, शक्ति और प्रभावकारिता के मामले में यह प्राचीन दिव्य धारा मदिरा शराबों में सबसे बेहतरीन है। प्राचीन दिव्य धारा मदिरा पीने के बाद सूर्यवीर ने देरी नहीं की और तुरंत अपनी साधना तकनीक का संचालन शुरू कर दिया, उस भयानक औषधीय शक्ति को परिष्कृत करते हुए। युमेश शाही शहर दिव्य पवन महल का निवास। अरे विराट, क्या तुम्हारे पिता दक्षिणी महाद्वीप वापस चले गए हैं? एल्डर योगिता ने विराट को अपनी उंगली से कोचा और पूछा। हाँ, मेरी गुरु मां ने प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की एक नई खेप तैयार की है। मैंने अपने पिता को दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के लिए वापस एकांतवास में भेजा है। विराट ने सिर हिलाया और कहा। विराट के शब्द सुनकर एल्डर योगिता के मुंह में लगभग पानी आ गया। पहले प्राचीन दिव्य धारा मदिरा का स्वाद चखने के बाद उसका उत्कृष्ट स्वाद भुलाया नहीं जा सकता था। विराट, अगली बार जब तुम्हारी गुरु मां प्राचीन दिव्य धारा मदिरा बनाएंगी तो क्या मुझे एक घूंट मिल सकता है? एल्डर योगिता ने उम्मीद के साथ विराट की ओर देखा। देखते हैं, मेरी गुरु मां फिर से प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की सुगंध से नशे में धुत हो गई हैं। इस बार मुझे नहीं पता कि वह कितने समय तक नशे में रहेंगी। विराट ने उस पर एक नजर डाली और बिना किसी वादे के कहा, प्राचीन दिव्य धारा मदिरा नागदंत चावल की तरह नहीं है जिसे किसी भी समय पैदा किया जा सकता है। जुबैदा की वर्तमान बनाने की विधि के अनुसार एक खेप बनाने में कम से कम 1 वर्ष लगेगा। विराट आसानी से यह वादा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि उसके द्वारा बनाई गई प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की अगली खेप एल्डर योगिता के लिए होगी। आखिरकार इसे पहले महारानी रेणुका को दिया जाना चाहिए ताकि एल्डर योगिता को महारानी रेणुका के दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के बाद मौका मिल सके। हालांकि एल्डर योगिता अपने लेन देन में चतुर थी, लेकिन वह हमेशा निकटता की डिग्री पर विचार करती थी। महारानी रेणुका का उनके पिता और मां के साथ बहुत करीबी रिश्ता था जो स्पष्ट रूप से एल्डर योगिता से अधिक करीबी था। विराट के शब्द सुनकर एल्डर योगिता ने और कुछ नहीं कहा। विराट उसके साथ पहले से ही काफी अच्छा रहा था, किसी को बहुत ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वह यह भी चाहती थी कि महारानी रेणुका जल्द से जल्द दिव्य विकास लोक में प्रवेश करे ताकि उनका दिव्य पवन महल आधिकारिक तौर पर रत्न भंडार संप्रदाय को पीछे छोड़ सके और 5 प्रमुख संप्रदायों का प्रमुख बन सके। वह महारानी रेणुका को भी बहुत संजोती थी। आखिरकार महारानी रेणुका उसकी बड़ी बहन की निजी शिष्या थी। उसकी बड़ी बहन अंततः उस त्रासदी के कारण नष्ट हो गई थी। महारानी रेणुका को उसे और उसकी कनिष्ठ बहनों को देखभाल के लिए सौंप दिया था। वह अपनी बड़ी बहन के भरोसे को कैसे धोखा दे सकती थी? इसलिए यदि दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने का समान अवसर प्रस्तुत किया जाता तो एल्डर योगिता हमेशा इसे पहले महारानी रेणुका को देती। उसने अभी विराट से कहा था कि अगर उसे ताजी बनी प्राचीन दिव्य धारा मदिरा का एक घूंट मिल जाए तो वह केवल अपनी लालसा को पूरा करना चाहेगी, न कि उस पर पूरा कब्जा करना। सूर्यवीर को दक्षिणी महाद्वीप वापस भेजने के बाद विराट ने अपनी एकांत साधना फिर से शुरू कर दी। तलवार संप्रदाय के लिए शिष्यों की भर्ती का मामला स्वाभाविक रूप से वेद प्रकाश और भवानी दत्त द्वारा संभाला जा रहा था। उसे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसे केवल मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के उत्तरार्ध की तैयारी करनी थी। विराट अपने कमरे में लौटा, अनंत परम मीनार को बुलाया और साधना करने के लिए दूसरी मंजिल में प्रवेश किया। दूसरी मंजिल में प्रवेश करने के बाद विराट ने आकाश में जगमगाते सितारों की ओर देखा। जब उसने देखा कि 35वें तारे का कम से कम आधा हिस्सा अभी भी जल रहा है तो विराट थोड़ी उलझन महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसा लग रहा था कि इन तारों की ऊर्जा खपत की दर हाल ही में धीमी हो गई थी। क्या यह सिर्फ उसकी कल्पना थी या कोई और कारण था? यह सोचते हुए विराट ने तारों के नीचे नागदंत चावल के विशाल खेत को फिर से देखा, केवल यह पाने के लिए कि नागदंत चावल का रोपण क्षेत्र बिल्कुल कम नहीं हुआ था। वह हरित काम चोरी नहीं कर रहा था। शायद वह हाल ही में अनुभव की गई हर चीज के कारण सिर्फ कल्पना कर रहा था। विराट थोड़ी देर के लिए खुद से बड़बड़ाया, फिर मामले को नजरअंदाज कर दिया। उसने 35वें तारे द्वारा खपत की गई ऊर्जा को भरने के लिए बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक पत्थर निकाले और संयोग से उसने 36वें तारे को भी रोशन कर दिया। 36वें तारे को पूरी तरह से रोशन करने में पूरे 102.4 अरब 8वीं रैंक वाले आध्यात्मिक पत्थर लगे। 36वें तारे के पूरी तरह से जलने के बाद अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में तारों की रोशनी की एकाग्रता दोगुनी हो गई और तारों की रोशनी का प्रभाव 9वीं रैंक वाले आध्यात्मिक पत्थरों से दोगुना हो गया। इस समय अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर द्वारा बहाल किया गया क्षेत्र 800 खरबली के दायरे में पहुंच गया, जो 8 युमेश राजवंशों के क्षेत्र के बराबर था। रोशन हुए 36वें तारे के बीच विराट को बड़ी मात्रा में ताबीज व्यूह की विरासत प्राप्त हुई। इस बार उसे प्राप्त ताबीज व्यूह विरासत के बीच महानवगगन दिव्य कवच ताबीज था। महास्वर्ण कवच ताबीज की तरह महानवगगन दिव्य कवच ताबीज एक रक्षात्मक ताबीज है। हालांकि महास्वर्ण कवच ताबीज केवल एक तरफ से हमलों के खिलाफ बचाव कर सकता है, जबकि महानवगगन दिव्य कवच ताबीज सभी दिशाओं से हमलों के खिलाफ बचाव कर सकता है। इन दोनों ताबीजों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। यदि हम केवल एक तरफ की रक्षात्मक शक्ति पर विचार करें तो महास्वर्ण कवच ताबीज स्पष्ट रूप से थोड़ा बेहतर है, लेकिन व्यापक रक्षा के मामले में महानवगगन दिव्य कवच ताबीज बेहतर है। अगला, विराट जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया, चुपचाप नई प्राप्त ताबीज व्यूह विरासत को पचाने लगा। प्राचीन महाद्वीप, उस घास के मैदान से सैकड़ों हजारों मील दूर जिसे विराट ने साफ किया था, धारा के ऊपर एक छोटी नीली चिड़िया नागदंत चावल की एक लहलहाती क्यारी की सिंचाई के लिए धारा से पानी ले जाने में लगन से जुटी थी। धारा के पानी से नागदंत चावल के पूरे खेत की सिंचाई करने के बाद उस छोटी नीली चिड़िया ने अपने पंख से अपने माथे से पसीना पोंछा और एक लंबी आह भरी। फ्यू, मैं थक गई। वह खेत के बगल में बैठ गई। लहलहाते नागदंत चावल के पौधों को देखते हुए उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। उसने गर्व से कहा, नागदंत चावल का यह पूरा खेत अब मेरा है और कोई इसे छीन नहीं सकता। जब से उसने विराट को साधना के लिए धारा में कूदते हुए देखा था, छोटी नीली चिड़िया ने उसका अनुसरण किया था और अक्सर अपने शरीर को तपाने और साधना के लिए इसके पानी को सोखने के लिए धारा में कूद जाती थी। इससे प्रेरित होकर वह उस बिचौलिए हरित को दरकिनार करने और अपने दम पर नागदंत चावल की खेती करने का एक तरीका लेकर आई थी। प्राचीन महाद्वीप में भूमि के एक टुकड़े पर सीधे खेती करना और वहां नागदंत चावल लगाना। इस तरह वह स्थानांतरण व्यूह से गुजरे बिना अपने द्वारा लाए गए धारा के पानी से नागदंत चावल की सिंचाई कर सकती थी। इस प्रकार अनंत परम मीनार की ऊर्जा खपत से बच सकती थी और उस हरे वस्त्रधारी लड़के का कमीशन बचा सकती थी। आत्मनिर्भर और स्वावलंबी होने के कारण वह जो कुछ भी बोती वह सब उसका अपना होता। उसे दिव्य पवन महल के उन नकारा लोगों के लिए मजदूर नहीं बनना पड़ता। जीवन अविश्वसनीय रूप से लापरवाह था। बेशक उसे अभी भी उन कार्यों को पूरा करना था जो विराट ने उसके लिए हर दिन निर्धारित किए थे, लेकिन वह पहले की तरह मेहनत नहीं कर रही थी, बस न्यूनतम मानक से थोड़ा ऊपर। आखिरकार उसे अब उस हरे वस्त्रधारी लड़के से नागदंत चावल लेने की जरूरत नहीं थी, इसलिए इतना अतिरिक्त धारा का पानी मेहनत से ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यद्यपि प्राचीन महाद्वीप पर उगाए गए नागदंत चावल में अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर का 10 गुना समय त्वरण नहीं है, लेकिन यहाँ धारा तक असीमित पहुंच नागदंत चावल को उस दर पर बढ़ने देती है जो अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर की तुलना में बहुत धीमी नहीं है। विराट द्वारा अपने रहस्य की खोज से बचने के लिए छोटी नीली चिड़िया ने जानबूझकर इस खेत की खेती करने के लिए घास के मैदान से दूर एक स्थान चुना। छोटी नीली चिड़िया ने प्राचीन महाद्वीप पर विराट के मार्गों का पता लगा लिया था और स्थान का उसका चुनाव काफी विचार विमर्श का परिणाम था। प्राचीन महाद्वीप में प्रवेश करने के बाद विराट आमतौर पर सीधे धारा की ओर जाता है और बहुत अधिक इधर उधर नहीं भटकता है। इसके अलावा प्राचीन महाद्वीप पर विराट की वर्तमान उड़ान गति केवल 50,000 लीटर प्रतिदिन है, जबकि यह स्थान घास के मैदान से 4 लाख से 5 लाख लीटर दूर है। विराट के व्यक्तित्व को देखते हुए बिना किसी कारण के इस तरह यात्रा करने में 4 या 5 दिन बिताना उसके लिए असंभव है। इसलिए इस खेत के स्थान का चयन करना व्यावहारिक रूप से अचूक है, जिससे विराट के लिए इसे खोजना असंभव हो जाता है। नवधारा महाद्वीप जय युग संप्रदाय के खंडहर।
आकाश में अनगिनत आकाशीय घटनाएं लगातार उठ और गिर रही थीं। इन भयानक घटनाओं ने सैकड़ों अरबों मील के क्षेत्र को कवर किया, एक अतुलनीय रूप से भयानक दबाव का उत्सर्जन किया, जिसके कारण इस क्षेत्र के भीतर अनगिनत जीवित प्राणी अनैच्छिक रूप से कांप उठे। इस क्षेत्र के भीतर अनगिनत राक्षसी जानवर जमीन पर लेटे हुए थे, एक इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। सफेद वस्त्रधारी विराट ने यह सब देखा, उसका दिल आश्चर्य से भर गया। दिव्य विकास लोक में प्रवेश वास्तव में असाधारण था। इन आकाशीय घटनाओं का आतंक आरोहण लोक को तोड़ने वाले मार्शल आर्टिस्ट के हंगामे से कहीं अधिक था। ऐसा लग रहा था कि उसके पिता द्वारा इस सफलता के लिए जय युग संप्रदाय के खंडहरों को स्थान के रूप में चुनना वास्तव में एक बुद्धिमान विकल्प था। अन्यथा यदि सूर्य संप्रदाय के खंडहरों को चुना गया होता तो इस तरह के भयानक दबाव के कारण दलदल में अमातेरासु द्वीप के पास का स्थानिक मार्ग पूरी तरह से ढह गया होता। हालांकि विराट को जो नहीं पता था वह यह था कि हर किसी का दिव्य विकास लोक में प्रवेश विराट के पिता जैसी भयानक आकाशीय घटनाओं का कारण नहीं बनता। दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने वाले साधारण अर्ध दिव्य विकास लोक के मार्शल कलाकारों द्वारा होने वाली आकाशीय घटनाएं आमतौर पर अधिकतम 100 अरब मील को कवर करती हैं। जो 100 अरब मील से अधिक 200 अरब मील तक पहुंचती है उन्हें पहले से ही पीएलएस जीनियस माना जाता था। सूर्यवीर का दिव्य विकास लोक में प्रवेश सैकड़ों अरबों मील को कवर करने वाली आकाशीय घटनाओं के साथ शक्ति सिंधु महाद्वीप के पूरे इतिहास में बेहद दुर्लभ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सूर्यवीर की मार्शल आर्ट प्रतिभा पहले से ही अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक थी और उन्होंने जो प्राचीन दिव्य धारा मदिरा पी थी उसने उनके शरीर को हर तरह से और बढ़ा दिया, उनकी मार्शल आर्ट प्रतिभा को और भी उच्च स्तर पर पहुंचा दिया। इन दो कारकों के संयोजन के परिणाम स्वरूप सूर्यवीर की सफलता का भयानक पैमाना सामने आया। इस समय सफेद वस्त्रधारी विराट के पास महारानी रेणुका भी खड़ी थी। सूर्यवीर की सफलता को देखने पर विराट ने तुरंत महारानी रेणुका को सूचित किया, उनसे सूर्यवीर की रक्षा के लिए जय युग संप्रदाय के खंडहरों में आने का अनुरोध किया। आखिरकार दिव्य विकास लोक में प्रवेश एक महत्वपूर्ण घटना थी। हालांकि नवधारा महाद्वीप में व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं था जो सूर्यवीर को खतरे में डाल सके। विराट ने सावधानी के लिए फिर भी महारानी रेणुका को सूचित किया, उनकी सुरक्षा के लिए कहा ताकि किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति को रोका जा सके। विराट के शब्दों को सुनकर महारानी रेणुका स्वाभाविक रूप से सहमत हो गई। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने तुरंत दक्षिणी महाद्वीप में लौटने के लिए स्थानांतरण व्यूह का उपयोग किया। फिर नवधारा महाद्वीप पर जय युग संप्रदाय के खंडहरों में प्रवेश करने के लिए एक और व्यूह का उपयोग किया। वह खंडहरों के बाहर पहरा देती रहीं, सूर्यवीर की रक्षा करती रहीं और किसी भी अदृश्य प्राणी को प्रवेश करने और उनकी सफलता को बाधित करने से रोकती रहीं। आकाश में अनगिनत आकाशीय घटनाओं को देखते हुए और महान दांव की घूमती हुई अभिव्यक्तियों को देखते हुए महारानी रेणुका की आंखों में ज्ञान का एक रूप दिखाई दिया। सूर्यवीर को सफल होते देखना उनके स्वयं के दिव्य विकास लोक में प्रवेश के लिए बेहद मददगार था। हालांकि विराट द्वारा वर्षों से प्रदान किए गए प्राचीन महाद्वीप के झरने के पानी और उन्नत नागदंत चावल की बदौलत उनका साधना संचय सूर्यवीर की तुलना में बहुत कमजोर नहीं था, लेकिन महान दांव की उनकी समझ बहुत कम थी। आखिरकार सूर्यवीर सैकड़ों साल पहले आरोहण लोक के शिखर पर पहुंच चुके थे और उस क्षेत्र में डूबे हुए काफी समय बिता चुके थे। अर्ध दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के बाद भी उन्होंने वहां दशकों बिताए थे। अर्ध दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के बाद पिछले 2 या 3 दशकों में उन्होंने पश्चिमी बियाबान में दानव कबीले की मांद में लगातार लड़ाई लड़ी और संघर्ष किया। अपनी नींव की दृढ़ता, अपने क्षेत्र की स्थिरता, महान दांव की अपनी समझ की गहराई और महान दांव के अनुप्रयोग के मामले में यह सब महारानी रेणुका से कहीं अधिक था। आखिरकार महारानी रेणुका की साधना पिछले 1 दशक में अविश्वसनीय रूप से तेजी से आगे बढ़ी थी। केवल 10 वर्षों में उन्होंने अर्ध दिव्य विकास लोक तक पहुंचने के लिए स्वर्गीय आरोहण लोक से लगातार 2 लोगों को तोड़ा था और यहां तक कि जल्दी से अर्ध दिव्य विकास लोक की सीमा तक खेती की थी। सूर्यवीर के दिव्य विकास लोक में प्रवेश को देखे बिना और इस अमूल्य अनुभव को आत्मसात किए बिना अपने वर्तमान साधना स्तर के साथ भी वह शायद स्वयं दिव्य विकास लोक में सफलतापूर्वक प्रवेश करने में सक्षम नहीं होती। लेकिन अब सूर्यवीर की सफलता को देखने के बाद वह अपनी सफलता के प्रति अधिक आश्वस्त थीं। आकाश में अजीबोगरीब घटनाएं 3 दिन और 3 रात तक जारी रहीं, फिर धीरे धीरे कम हो गईं। केवल जब सूर्यवीर ने सफलतापूर्वक दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर लिया तब महारानी रेणुका ने जय युग संप्रदाय के खंडहरों को छोड़ दिया। उन्होंने इस समय सूर्यवीर को परेशान करने के लिए जय युग संप्रदाय के खंडहरों की मुख्य चोटी में प्रवेश नहीं किया, बल्कि उन्हें सफलता से जो हासिल हुआ था उसे ठीक से पचाने की अनुमति दी। आखिरकार दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के बाद सूर्यवीर ने स्वर्ग और पृथ्वी से महान दांव के सार का एक बड़ा हिस्सा अवशोषित किया, जो उनके लिए महान दांव को समझने का एक अत्यंत दुर्लभ अवसर था। यदि यह प्रक्रिया बाधित होती तो यह सूर्यवीर के लिए बहुत बड़ी क्षति होती। इसलिए हालांकि वह सूर्यवीर को बधाई देने के लिए बहुत बेताब थीं, उन्होंने अपनी इच्छा को दबा दिया और चुपचाप चली गईं। इस बिंदु पर सूर्यवीर ने सफलतापूर्वक दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर लिया था और अब उन्हें उनकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी। अब पूरे जय युग संप्रदाय के खंडहर एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के रूप में सूर्यवीर की अविश्वसनीय रूप से भयानक आभा से ओतप्रोत थे। साधारण राक्षसी जानवर इस आभा को महसूस करते हुए केवल चक्कर लगाते और दूर भागते, बजाय इसके कि वे अंदर जाकर मौत को दावत दें। इसके अलावा क्षेत्र की रखवाली करने वाले सफेद वस्त्रधारी विराट के साथ साधारण राक्षसी जानवर अंदर नहीं घुस सकते थे, जब तक कि वे कम से कम आरोहण लोक के अंतिम चरण या उससे ऊपर के न हो, जो उनके लिए कोई खतरा नहीं था। किसी भी अप्रत्याशित घटना के मामले में युमेश शाही शहर में विराट का असली रूप किसी भी समय उनसे संपर्क कर सकता था। स्थानांतरण व्यूह के साथ यहां पहुंचना बहुत जल्दी का मामला होगा। अब वह पूरे 3 दिनों से युमेश शाही शहर में दिव्य पवन महल के निवास से दूर है। वह वहां मौजूद दिव्य पवन महल के शिष्यों के बारे में चिंतित है और महसूस करती हैं कि उन्हें वापस जाकर उनकी जांच करनी चाहिए। ऐसा न हो कि सूर्यवीर और उनके जाने के बाद दूसरे फिर से बेचैन हो जाएं। महारानी रेणुका ने जय युग संप्रदाय के खंडहर छोड़ दिए हैं, लेकिन सफेद वस्त्रधारी विराट नहीं गया है। उसके पिता अभी तक जय युग संप्रदाय के खंडहरों की मुख्य चोटी से बाहर नहीं निकले हैं और उसे अपने पिता के बाहर आने तक उनकी रक्षा करना जारी रखना चाहिए। युमेश शाही शहर में दाव संघ के निवास में एल्डर फनीश्वर दिव्य पवन महल के निवास की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में एक विचारशील अभिव्यक्ति है। 10 दिन पहले उन्होंने दिव्य पवन महल के निवास से सूर्यवीर की आभा को अचानक गायब होते महसूस किया, जिसने उन्हें पहले ही बहुत हैरान कर दिया था। 3 दिन पहले महारानी रेणुका की आभा भी अचानक गायब हो गई। इतनी खामोशी से गायब होने की क्षमता पौराणिक स्थानांतरण व्यूह के समान है। एल्डर फनीश्वर ने विचार किया, उनके भीतर एक बेचैन विचार हलचल मचा रहा था। क्या उन्हें जांच करने के लिए दिव्य पवन महल के मुख्यालय जाना चाहिए? अब जब सूर्यवीर और महारानी रेणुका, जिन 2 लोगों से वह सबसे ज्यादा डरते थे, दोनों गायब हो गए थे, तो पूरे दिव्य पवन महल में कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता था। यदि वह जबरदस्ती अंदर घुसते और जांच करते तो एल्डर योगिता और एल्डर गार्गी, वे अर्ध दिव्य विकास लोक योद्धा, उन्हें रोक नहीं पाते। लेकिन एल्डर फनीश्वर को यह भी चिंता थी कि यह सूर्यवीर द्वारा जानबूझकर उन्हें लुभाने के लिए बिछाया गया जाल हो सकता है। सूर्यवीर और महारानी रेणुका की आभा का गायब होना बहुत संभव है, क्योंकि वे वास्तव में दिव्य पवन महल के मुख्यालय को छोड़ चुके थे। लेकिन एक और संभावना भी थी। उन्होंने अपनी आभा को छिपाने के लिए किसी तरह की विधि का इस्तेमाल किया था, जिससे वे उनके लिए अवांछनीय हो गए। यह एक ऐसा तरीका था जिसका सूर्यवीर अक्सर इस्तेमाल करते थे। यदि सूर्यवीर के पास अपनी आभा को छिपाने की यह विधि नहीं होती तो शायद पश्चिमी बियाबान में अपने 2 या 3 दशकों के भटकने के दौरान राक्षसों द्वारा उन्हें सैकड़ों बार मार दिया गया होता। वह अब भी जीवित कैसे हो सकते थे? यह ठीक इसी वजह से था कि सूर्यवीर के पास आभा को छिपाने की यह अद्भुत विधि थी कि वह बार-बार राक्षसों के पीछा करने से बचने में सक्षम थे। एल्डर फनीश्वर को संदेह था कि सूर्यवीर और महारानी रेणुका की आभा का लगातार गायब होना इसलिए हो सकता है क्योंकि सूर्यवीर महारानी रेणुका को आभा छिपाने की यह गुप्त तकनीक सिखा रहे थे, जिससे उनकी आभा एक के बाद एक गायब हो गई।
ठीक इसी संदेह के कारण एल्डर फनीश्वर जांच करने जाने से हिचकिचा रहे थे। अगर ऐसा होता तो क्या वह सीधे सूर्यवीर के जाल में नहीं फंस जाते? यदि वह उतावलेपन में उनके रहस्यों की जांच करने जाते और सूर्यवीर द्वारा रंगे हाथों पकड़े जाते तो सूर्यवीर के व्यक्तित्व को देखते हुए वह निश्चित रूप से उनसे फिर से पैसे ऐंठने का मौका लेते। उन्हें पहले ही सूर्यवीर द्वारा 10 अरब 9वीं रैंक वाले आध्यात्मिक पत्थरों के लिए ब्लैकमेल किया जा चुका था। अगर उन्हें फिर से ब्लैकमेल किया गया तो उनका नुकसान बहुत बड़ा होगा। लेकिन क्या होगा अगर सूर्यवीर और महारानी रेणुका वास्तव में स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से चले गए थे? तथ्य यह है कि सूर्यवीर के पास स्थानांतरण व्यूह था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी थी। यदि वह इसकी पुष्टि कर सकते तो वह सूर्यवीर द्वारा एक और 10 अरब 9वीं रैंक वाले आध्यात्मिक पत्थरों के लिए ब्लैकमेल होने को तैयार होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अगर यह सिर्फ सूर्यवीर द्वारा स्थापित किया गया एक जानबूझकर भ्रम था और वह वहां केवल 10 अरब 9वीं रैंक वाले आध्यात्मिक पत्थरों को खोने के लिए गए तो यह एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। जैसे ही एल्डर फनीश्वर संकोच कर रहे थे, महारानी रेणुका की आभा अचानक दिव्य पवन महल के बेस पर फिर से दिखाई दी। इस बार एल्डर फनीश्वर को अब संकोच करने की आवश्यकता नहीं थी। चूंकि महारानी रेणुका की आभा फिर से दिखाई दी थी, इसका मतलब था कि महारानी रेणुका वर्तमान में दिव्य पवन महल के बेस में थी। महारानी रेणुका के साधना स्तर और आदि लंबी तलवार जादुई हथियार चलाने के साथ वह उन्हें थोड़े समय के लिए रोक सकती थी। भले ही वास्तव में दिव्य पवन महल के बेस में एक स्थानांतरण व्यूह स्थापित किया गया हो, महारानी रेणुका के उन्हें थोड़े समय के लिए रोकने के साथ सूर्यवीर के स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से लौटने के लिए यह पर्याप्त समय से अधिक होगा। एक बार सूर्यवीर प्रकट हुए तो उनके लिए दिव्य पवन महल के बेस के आंतरिक भाग की जांच करना लगभग असंभव होगा। उन्हें सूर्यवीर से एक और तलवार का वार भी मिल सकता था। यह सोचकर एल्डर फनीश्वर ने तुरंत दिव्य पवन महल के निवास के आंतरिक भाग की जांच करने की अपनी योजना को छोड़ दिया। हालांकि सूर्यवीर दक्षिणी महाद्वीप लौट आए थे और दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के लिए नवधारा महाद्वीप पर जय युग संप्रदाय के खंडहरों में प्रवेश कर चुके थे। दिव्य पवन महल के निवास के भीतर चीजें योजनानुसार चलती रहीं। दिव्य पवन महल ने शिष्यों की भर्ती जारी रखी और शिष्यों ने हमेशा की तरह साधना जारी रखी। दिव्य पवन महल निवास के मुख्य प्रांगण में दिन का सामान्य 3 वक्त का भोजन हमेशा की तरह जारी रहा। आखिरकार भले ही सूर्यवीर और महारानी रेणुका यहाँ नहीं थे, एल्डर योगिता, एल्डर गार्गी और दिव्य पवन महल के अन्य बुजुर्ग अभी भी भोजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनका साधना में सुधार सब इन उन्नत नागदंत चावल पर निर्भर था। आज महारानी रेणुका को फिर से लौटते देख चंपा ने सभी के लिए जश्न मनाने के लिए बड़ी मात्रा में चावल पकाया। यह देखकर हर कोई बहुत खुश हुआ और खाना शुरू कर दिया। एल्डर गार्गी और अन्य लोगों को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उन्हें यह तय करने के लिए विराट को खुश करने की जरूरत नहीं है कि वे हर दिन कितना खाना खा सकते हैं। उन्हें केवल चंपा को खुश करने की जरूरत है। चंपा अब दिव्य पवन महल निवास में खाना पकाने की प्रभारी थी। हर दिन पकाए जाने वाले नागदंत चावल की मात्रा पूरी तरह से चंपा के मूड पर निर्भर करती थी। इस रहस्य को खोजने के बाद एल्डर गार्गी और अन्य लोगों का दिमाग फिर से काम करने लगा। पैसे के भूखे विराट से कुछ भी पाने की तुलना में इस सरल दिमाग वाली और मासूम युवा महल स्वामिनी को मनाना बहुत आसान था। अगर वे बस इस युवा महल स्वामिनी को खुश करने का कोई तरीका खोज सकें तो क्या वह अक्सर उन्हें अतिरिक्त भोजन नहीं देगी? इस बीच चंपा अभी भी इस बात से अनजान थी कि उसे चालाक बूढ़ी लोमड़ियों के एक बड़े समूह द्वारा निशाना बनाया गया है। अपना खाना खत्म करने के बाद विराट एकांतवास की तैयारी के लिए अपने कमरे में लौटने वाला था और महानवगगन दिव्य कवच ताबीज की एक खेप को परिष्कृत करने वाला था। अब उसने महानवगगन दिव्य कवच ताबीज की विरासत को पूरी तरह से समझ लिया था और अगली चीज जो उसे करने की जरूरत थी वह थी इसे व्यवहार में लाना। तभी दिव्य पवन महल की एक बुजुर्ग ने प्रवेश किया और विराट से कहा, युवा मास्टर विराट, रत्न भंडार संप्रदाय के युवा मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? विराट चौंक गया और उसने हैरान होकर पूछा, कुंवर ललित मुझे ढूंढ रहा है, वह क्या चाहता है? खैर मुझे नहीं पता। उसने केवल इतना कहा कि वह युवा मास्टर विराट से मिलना चाहता है, लेकिन उसने कुछ भी विशिष्ट नहीं कहा। दिव्य पवन महल की बुजुर्ग ने जवाब दिया, तो उसे अंदर आने दो। विराट ने एक पल के विचार के बाद कहा, ईमानदारी से कहूं तो कुंवर ललित के बारे में उसकी अच्छी राय नहीं थी। हालांकि कुंवर ललित ने सीधे तौर पर उसके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं की थीं, लेकिन इस लड़के ने रत्न भंडार कंपनी में आयोजित दावत में उसके प्रति बुरे इरादे रखे थे। वह भैरव से निपटने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहता था। उसे भैरव से लड़वाना चाहता था ताकि वह पीछे बैठकर बाघों को लड़ते हुए देख सके और फायदा उठा सके। अगर उस समय वैदेही का हस्तक्षेप न होता तो वह काफी मुसीबत में पड़ जाता और इतनी आसानी से नहीं बच पाता। इसलिए विराट के मन में कुंवर ललित के प्रति बहुत अधिक सद्भावना नहीं थी। हालांकि यह देखते हुए कि विनोद और सुहासिनी अभी भी रत्न भंडार संप्रदाय के तहत रत्न भंडार कंपनी में काम कर रहे थे, विराट कुंवर ललित के साथ पूरी तरह से संबंध नहीं तोड़ना चाहता था। वह पहले देखना चाहता था कि कुंवर ललित का क्या कहना है। यदि कुंवर ललित ने उसके खिलाफ फिर से साजिश रचने की हिम्मत की तो वह विनम्र नहीं होगा। वह निश्चित रूप से उसी तरह बदला लेगा। विराट के व्यक्तित्व के साथ वह नुकसान उठाने वाला नहीं था। उसके लिए अपना स्वाभिमान निगलना और इसे सहन करना असंभव था। हिसाब आज नहीं तो कल चुकता किया जाएगा। यह सुनकर दिव्य पवन महल की बुजुर्ग मुख्य प्रांगण से चली गई और बाहर चली गई। एक पल बाद वह कुंवर ललित को अंदर ले आई। भाई विराट, बहुत समय हो गया। कुंवर ललित ने विराट को देखा और जल्दी से उसके पास गया, मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर। इतना लंबा समय भी नहीं हुआ है भाई, ललित की दावत में आखिरी बार शामिल हुए मुझे आधा साल से भी कम समय हुआ है। विराट ने उदासीनता से कहा। यह सुनकर कुंवर ललित का चेहरा सख्त हो गया। शर्मिंदगी की लहर दौड़ गई। उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि विराट इस तरह से प्रतिक्रिया देगा। विराट ने उस पर एक नजर डाली और शांति से कहा, मुझे आश्चर्य है कि भाई ललित मेरे दरवाजे पर किस लिए आए हैं। क्या कोई और दावत है जिसमें आप मुझे आमंत्रित करना चाहते हैं? हालांकि भाई ललित की दावतें अपने आतिथ्य में बहुत अनोखी होती हैं। मुझे डर है कि मैं शामिल होने की हिम्मत नहीं कर सकता। विराट की बेरुखी सुनकर कुंवर ललित ने सारा दिखावा छोड़ दिया और ईमानदारी से कहा, पिछली दावत में जो हुआ उसके बारे में मैं गलत था। मैं विशेष रूप से भाई विराट से माफी मांगने आया हूं। कृपया मुझे क्षमा करें। विराट ने कुछ आश्चर्य के साथ कुंवर ललित की ओर देखा। रत्न भंडार संप्रदाय का यह प्रतिष्ठित युवा संप्रदाय नेता वास्तव में उससे माफी मांगने की पहल कर रहा था। यह वास्तव में अप्रत्याशित था। प्रमुख संप्रदायों और शक्तिशाली ताकतों के ये युवा स्वामी सभी अहंकार झुकाना कोई आसान काम नहीं है। भाई ललित रत्न भंडार संप्रदाय के प्रतिष्ठित युवा संप्रदाय गुरु हैं। मैं विराट आपकी माफी स्वीकार करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? विराट ने अपना हाथ लहराया और शांति से कहा, अगर और कुछ नहीं है तो कृपया चले जाइए युवा मास्टर ललित। भाई विराट, इस बार मेरी माफी वास्तव में सच्ची है। कुंवर ललित ने यह देखकर जल्दी से कहा। विराट ने यह सुनकर उस पर फिर से एक नजर डाली। सच्ची? मेरी बला से सच्ची? क्या ईमानदारी सिर्फ खोखले शब्द हैं? विराट के हाव भाव देखकर कुंवर ललित ने अपने दांत भींचे एक स्थानिक अंगूठी निकाली और उसे विराट को सौंपते हुए कहा, भाई विराट, यह मेरी प्रशंसा का एक छोटा सा प्रतीक है। कृपया इसे स्वीकार करें। इससे पहले कि विराट प्रतिक्रिया दे पाता, वैदेही जो एक तरफ खड़ी थी पहले ही आगे बढ़ चुकी थी और कुंवर ललित के हाथ से स्थानिक अंगूठी छीन ली और कहा, विराट उदार और नेक है, वह ऐसे छोटे खजाने की परवाह कैसे कर सकता है? ठीक है, मैं इसे विराट की ओर से स्वीकार करूंगी। यह देखकर विराट और कुंवर ललित दोनों के चेहरे अनजाने में ही फड़क उठे। लानत है, यह औरत वास्तव में उनके साथ कोई औपचारिकता नहीं रखती। वैदेही, उस स्थानिक अंगूठी के अंदर क्या है? विराट ने जल्दी से टेलीपैथी के माध्यम से वैदेही से पूछा। हम कुंवर ललित काफी समझदार है। इस स्थानिक अंगूठी के अंदर पूरे 1 करोड़ 9वीं रैंक के आध्यात्मिक पत्थर हैं। वैदेही ने अपनी दिव्य चेतना के साथ अंगूठी में प्रवेश किया, इसकी सामग्री को स्कैन किया और फिर अपने विचारों को विराट तक पहुंचाया। यह सुनकर विराट को लगा कि कुंवर ललित की माफी इस बार काफी ईमानदार थी। 1 करोड़ 9वीं रैंक वाले आध्यात्मिक पत्थर, जिन्हें 8वीं रैंक वाले आध्यात्मिक पत्थरों में बदला जाए तो 100 अरब होते हैं। यह पहले से ही एक काफी बड़ी संपत्ति है। एक साधारण शिखर आरोहण लोक मार्शल आर्टिस्ट की संपत्ति शायद उतनी ही होगी।
कुंवर ललित, जैसा कि रत्न भंडार संप्रदाय के युवा मास्टर से उम्मीद की जाती है, वास्तव में अमीर और शक्तिशाली है, आसानी से करोड़ों 9वीं रैंक वाले आध्यात्मिक पत्थर पैदा कर सकता है। वैदेही, तुम्हें क्या हुआ है? तुम भाई ललित की चीजें कैसे ले सकती हो? जल्दी से उन्हें भाई ललित को वापस करो। विराट ने वैदेही से कठोर चेहरे के साथ कहा। हालांकि वह कुंवर ललित की ईमानदारी से बहुत संतुष्ट था, फिर भी उसे एक मुखौटा बनाए रखना था। भाई विराट, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह मेरी प्रशंसा का सिर्फ एक छोटा सा प्रतीक है। मैं दिया हुआ उपहार वापस कैसे ले सकता हूँ? कुंवर ललित ने जल्दी से कहा। मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? भाई ललित ने फिर से इतनी मुसीबत उठाई है। विराट ने परेशान अभिव्यक्ति के साथ कहा। यह सुनकर कुंवर ललित ने मन ही मन उपहास किया। लानत है, क्या दिखावा है? यदि तुम वास्तव में इसे वापस करना चाहते तो क्या तुम ऐसा व्यवहार कर रहे होते? हालांकि जबकि 1 करोड़ 9वीं रैंक वाले आध्यात्मिक पत्थरों का नुकसान चुभ रहा था, विराट के साथ झगड़े को सुलझाना अभी भी इसके लायक था। आखिरकार विराट के पास अब शक्तिशाली समर्थक थे। न केवल उसके पिता सूर्यवीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत थे, बल्कि उसके पास पूरा दिव्य पवन महल भी था। विराट की अद्वितीय मार्शल आर्ट प्रतिभा के साथ उसकी क्षमता बहुत अधिक थी। एक व्यवसायी के रूप में कुंवर ललित इतनी असीमित क्षमता वाले किसी व्यक्ति को नाराज नहीं करना चाहता था। चूंकि विराट ने उसका उपहार स्वीकार कर लिया था, इसका मतलब था कि विराट अब उन योजनाओं की परवाह नहीं करता था जो कुंवर ललित ने दावत में उसके खिलाफ रची थी। अपना उद्देश्य हासिल करने के बाद कुंवर ललित का और अधिक रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसने विराट को सम्मानजनक तरीके से हाथ जोड़कर कहा, भाई विराट, मुझे कुछ छोटे मामलों में भाग लेना है, इसलिए मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। पिता, भाई ललित, कृपया थोड़ी देर और रुकें ताकि मैं आपका ठीक से मनोरंजन कर सकूं और मेजबान के रूप में अपना कर्तव्य पूरा कर सकूं। विराट ने उसके रुकने की इच्छा का नाटक किया। नहीं, मुझे वास्तव में कुछ मामलों में भाग लेना है, इसलिए मैं और नहीं रुकूंगा। कृपया मुझे क्षमा करें भाई विराट, हम किसी और दिन एक और ड्रिंक और बातचीत करेंगे। कुंवर ललित ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अभी अभी विराट के साथ सुलह की थी और उसके लिए अब और रुकना उचित नहीं था। ऐसा न हो कि यह बहुत जानबूझकर किया गया लगे। भविष्य में विराट के साथ बातचीत करने के कई और अवसर होंगे। इस तरह की दोस्ती को धीरे धीरे बनाने की जरूरत है, जल्दबाजी नहीं। तो अपना ख्याल रखना भाई ललित, विराट ने कहा। व्यक्तिगत रूप से कुंवर ललित को मुख्य प्रांगण के प्रवेश द्वार तक ले गया। भाई विराट, कृपया प्रतीक्षा करें। मुख्य प्रांगण के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर कुंवर ललित रुका, विराट को बधाई में हाथ जोड़ा और कहा, भाई विराट, मुझे विदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विराट का उसे मुख्य प्रांगण के प्रवेश द्वार तक ले जाना पहले से ही एक बहुत बड़ा उपकार था। वह विराट को दिव्य पवन महल के मुख्य द्वार तक अपने साथ नहीं ले जा सकता था। कुंवर ललित के जाने के बाद विराट जल्दी से वापस लौटा और वैदेही से कहा, वैदेही, जल्दी से वह स्थानिक अंगूठी निकालो। विराट, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें यह अब नहीं चाहिए? तुम मुझसे स्थानिक अंगूठी वापस क्यों मांग रहे हो? वैदेही ने काफी नाखुश होकर कहा। चीजें लेना संतोषजनक था, लेकिन उन्हें पहले से ही अपने पास रखने के बाद छोड़ देना एक दर्दनाक बात थी। मैंने कब कहा कि मुझे यह नहीं चाहिए? वैदेही, जल्दी करो। विराट ने वैदेही की ओर हाथ बढ़ाया, उसका चेहरा काला पड़ गया। ठीक है, ये लो, इतना कर क्यों रहे हो? वैदेही ने नाक सिकोड़ी स्थानिक अंगूठी को वापस विराट की ओर उछाल दिया। विराट ने अंगूठी पकड़ी, उसकी दिव्य चेतना ने इसे स्कैन करने के लिए इसमें प्रवेश किया और उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। पूरी स्थानिक अंगूठी पूरी तरह से खाली थी, एक भी आध्यात्मिक पत्थर नहीं। स्पष्ट रूप से वैदेही ने पल भर में अंगूठी से सभी आध्यात्मिक पत्थरों को स्थानांतरित कर लिया था, जिससे उसके पास केवल एक खाली अंगूठी रह गई थी। वैदेही, क्या तुम अब यहाँ रहना भी चाहती हो? मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। विराट ने गुस्से में कहा। उसका चेहरा काला पड़ गया क्योंकि उसने वैदेही को घूरा। क्योंकि दांव संघ की सेना सूर्यवीर की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती है और यह नहीं चाहती कि जासूस उसकी लोकेशन लीक करें, जिससे असुर उस पर घात लगाकर हमला कर सके। इसलिए दांव संघ की बुजुर्ग संघ की सेना सूर्यवीर की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती है और यह नहीं चाहती कि जासूस उसकी लोकेशन लीक करें, जिससे असुर उस पर